हेलो बाबू, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे और 10th क्लास फाइनल एग्ज़ाम 2026 का आप लोग लगन से जी जान लगाकर मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए हम कल्पना करते हैं और आशा भी करते हैं कि आप सभी लोगों का बेस्ट रिजल्ट आप लोगों को 2026 में देखने के लिए मिले। और बहुत जल्द ही 17 फरवरी आप लोग के मतलब करीब आने वाला है, एकदम बहुत जल्द ही 17 फरवरी। तो चलिए जी जान लगा के आप लोग मेहनत कर दीजिए। वही वो लास्ट समय है जिस समय आप लोग एक लंबी समय इंतज़ार के बाद, एक मतलब लंबी समय मेहनत के बाद आप लोगों को एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये ज़्यादा दिन दूर नहीं है, वो दिन भी आएगी जिस दिन आप लोग से जो बोल रहा है, जो आप पे हंस रहा है कि तुमसे नहीं होगा, उन्हें अब करके दिखाने का मौका मतलब अब तुम्हारे हाथ में है। तो चलिए इस सेशन को चालू करते हैं, आप लोग को समझाते हैं। आइए हमारे साथ आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और अपने अगल बगल जो पड़ोसन हैं जो अभी 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनके पास भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए चालू करते हैं, आप लोग को समझाते हैं। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में देखिए है क्या, ये बातें आप लोग को बताते हैं। धातु अधातु क्या होते हैं। पहला बात यहाँ पे धातु अधातु एनसीईआरटी में दिया है कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं। धातु का जर्नली परिभाषा, मेटल का परिभाषा आप लोग जानते हैं कि जिनके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन होता है उन्हीं को धातु कहते हैं, मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। धातु वे होते हैं जिन तत्वों के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, उसे बोलते हैं धातु बोलते हैं। और जिनके बाह्यतम कक्षा में 5 है, 6 है, 7 है, उसे बोलते हैं अधात्विक एलिमेंट के नाम से उसे जानते हैं। और बाकी हम लोग के 4 वाले जिनके बाह्यतम कक्षा में 4 होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बाबू? उपधात्विक तत्व के नाम से उसे जानते हैं, उपधात्विक तत्व के नाम से उसे जानते हैं, ठीक ना, उपधात्विक तत्व कहते हैं। नेक्स्ट है जैसे उपधातु के, अगर यहाँ धातु की संख्या की बात करें तो धातु की संख्या 89 है। कितना है? 89 है। और धातु की संख्या कितना है? तो 22 है। पूरे आवर्त सारणी में धातु 89 है जबकि अधातु 22 है। उपधातु की संख्या कितना है? तो 7 है। 7 जो है उपधातु है। और अगर प्योर उपधातु की बात करें तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है दोनों के दोनों हम लोग का प्योर है, शुद्धतम उपधातु होता है। क्या होता है? शुद्धतम उपधातु होता है। और उपधातु की संख्या पहले यहाँ पे देख ले, सातों कौन कौन सा है? बोरॉन, बोरॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक ना, बोरॉन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। आर्सेनिक, आर्सेनिक एस होता है। एंटीमनी एस भी है। उसके बाद है एंटीमनी के बाद टेल्यूरियम है, तब है पोलोनियम है। ये हम लोग का उपधातु की संख्या है, ठीक है ना। 7 उपधातु है, बोरॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन, उसके बाद हो गया जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। ये 7 उपधातु हैं, ठीक है। चलिए हम लोग धातु के बारे में समझाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक ना। धातु के बारे में एनसीईआरटी हम लोग को क्या दिया है, धातु हम लोग को क्या होते हैं। देखिए धातु मेटल कहते हैं इन पदार्थों के भौतिक गुण धर्मों की तुलना करके समूहों में अलग करना सबसे आसान है। धातु का अगर भौतिक गुण धर्म का बात करें तो इनका भौतिक गुण धर्म को अगर हम तुलना करके इनको समूह में अलग करना बहुत आसान होता है। क्रियाकलाप के अनुसार धातु जैसे यहाँ पे आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम, लेड, जिंक, ये सब आसानी से मिलने वाली धातुएं हैं। ये सब आसानी से क्या है सर? ये सारे के सारे आसानी से मिलने वाले धातु है, यानी कि प्राकृतिक में आसानी से प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। कौन कौन है? तो सर यहाँ पे है, ठीक ना, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम है, सोडियम और लेड और जिंक है, ठीक ना। आसानी से प्राकृतिक में क्या होते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अपने शुद्धतम रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु की इस गुण धर्म को धात्विक चमक कहते हैं। जो धातु अगर प्योर शुद्धतम रूप में रहता है तो क्या होती है? चमकदार होती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं, धात्विक चमक कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे धातु का अगर यहाँ पे देखिए लिखा है कि रेगमाल से रगड़ कर प्रत्येक नमूने की सतह को साफ करके उसके स्वरूप फिर से ध्यान दिया जाए। जैसे धातु के ऊपरी सतह पे कोई का परत अगर यहाँ पे इकट्ठा हो गया है तो उसे रेगमाल जो है ना, रगड़ने वाला कपड़ा श्रेयस होता है, उसको हम इसे साफ कर देते हैं, रगड़ करके साफ कर लिया जाता है। ये बात यहाँ पे मतलब दिखाया गया है।
देखिए नेक्स्ट आप लोग को बातें बताते हैं मेटल के बारे में कि मेटल का हम लोग का भौतिक गुण क्या होता है, METAL मेटल। देखिए मेटल का भौतिक गुण जो होता है, जो मेटल होता है एम से हो गया मेलिएबल, वो आघातवर्ध होता है। मेटल क्या होता है बाबू, आघातवर्ध होता है। ई बोले तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो विद्युत धारा का प्रवाह करता है। और टी बोले तो टेंसिल, उसमें तन्यता का गुण होता है जिसे खींचाव कहिए। और एक के मतलब एलवाय होता है, क्या होता है, एलवाय होता है मिश्र धातु, जो मिश्र धातु बना सके। और एल मैंने लश्चर है जिसमें चमक है। तो देखिए मेटल उसे कहते हैं जो आघातवर्ध हो, जिसे पीट करके लंबा चादर बनाया जा सके। ई मैंने विद्युत धारा का प्रवाह हो गया, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जो विद्युत धारा का प्रवाह करता हो। और टी बोले तो टेंसिल, जिसमें तन्यता का गुण है, खींच करके लंबा तार बना सकते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, तो हम लोग का सोना। सोना जो होते हैं सबसे क्या होते हैं, तन्य धातु होता है। सोना जो होता है हम लोग का सबसे अधिक क्या होता है, तन्य धातु होता है। क्या होता है, तन्य, यानी कि गोल्ड जो हम लोग का सबसे अधिक क्या है, तन्य धातु है। सबसे अधिक तन्य धातु जो है गोल्ड है। क्या है बाबू, गोल्ड है। नेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है ना, जैसे नेक्स्ट यहाँ पे आप बात करने वाले हैं धातु के कठोरता के बारे में। धातुएं जो होते हैं सामान्यतः कठोर प्रकृति के होते हैं, और प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। यानी कि कोई भी धातु है, जैसे मान के चलिए आपका सोना है सर, प्लेटिनियम है, सबसे अधिक कठोर धातु होता है। जैसे चांदी है, ठीक है ना, लेड है, पीबी हो गया। तो सब धातु एक समान उनकी कठोरता नहीं होती है। सबके धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। यहाँ सबसे अधिक कठोर धातु कौन है, प्लेटिनियम। प्लेटिनियम को ना सफ़ेद सोना बोलते हैं। जो पीटी है, पीटी प्लेटिनियम है, जो एटॉमिक नंबर 78 होता है, इसे सफ़ेद सोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेटिनियम को सफ़ेद सोना बोलते हैं। और सबकी कठोरता जो होती है अलग अलग होती है। यहाँ सबके लिखा है कि सबकी कठोरता जो होता है क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है ना, सबकी कठोरता अलग अलग होती है। हम लोग के धातु जो है उनको पीट करके पतली चादर बना सकते हैं, क्योंकि उसमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है। यहाँ लिखा है इस गुण धर्म को आघात वर्धनीयता कहते हैं। एग्जाम में आपका पूछ सकता है कि धातु के प्लेट को पीट करके लंबा चादर बनाना कौन सा गुण कहलाता है, आघात वर्धनीयता। सबसे अधिक आघात वर्धनीयता धातु कौन होता है, तो सोना होता है। क्या होता है, सोना। सोना जो है ना सबसे अधिक आघात वर्धनीयता क्या होता है, धातु होता है। सबसे अधिक आघात वर्धनीयता धातु होता है सोना, सोना। उसके बाद हो गया हम लोग को, ठीक ना, चांदी होते हैं, तब हम लोग का कॉपर होता है। क्या होता है, कॉपर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा भी है, ठीक ना, एनसीईआरटी लिखा है कि आप जानते हैं कि सोना चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध धातु है। यश, सोना और चांदी जो होते हैं सबसे अधिक क्या होते हैं बाबू, आघातवर्ध धातु होते हैं। और इन्हें पीट करके लंबा चादर बनाया जा सकता है। ठीक ना, ये धातु के सब क्या है, भौतिक गुण है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता तन्यता कहलाती है। धातु को लंबे तार के रूप में खींचने की क्षमता तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक क्या होता है, तन्य धातु है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है ना, एक 2 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि 1 ग्राम सोने से कितना किलोमीटर तार, 2 किलोमीटर लंबा। आघात वर्धनीयता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार भी दिया जाता है। यानी कि धातु को हम जैसा चाहे वैसे आकारों में बदल लेते हैं। क्यों बदल लेते हैं, क्योंकि धातु के पास आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे आगे लिखा है कि धातु को न यहाँ पे खाना बनाने वाले बर्तन के रूप में भी धातुओं का प्रयोग करते हैं। जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम है, इनका ऊष्मीय मान जो होता है ज़्यादा होता है। और एल्युमिनियम का ऊष्मीय मान ज़्यादा होने के कारण इसे हम लोग खाना पकाने वाले बर्तनों के रूप में एल्युमिनियम का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं हम लोग। अगला स्लाइड में यहाँ पे है धातु के बारे में क्रियाकलाप दिया हुआ है। ठीक ना, का तो उपयुक्त क्रियाकलाप से पता चलता है। यहाँ पे उपयुक्त कह रहा है कि क्रियाकलाप से पता चलता है कि जो धातु होते हैं सर, ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, और इनका गलनांक बहुत ही अधिक होता है। धातु जो होते हैं कई, इनका गलनांक ऊंच होने के कारण है कि ज़्यादा कठोर नेचर के होते हैं। जैसे प्लेटिनियम, देखिए गलनांक के मतलब इसे शॉर्ट में MP कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्ट में मेल्टिंग पॉइंट MP बोलते हैं। देखिए जो धातु जिस ताप पर गलेगा, जो धातु जिस ताप पर गलता है वही उसका क्या होती है, गलनांक कहलाती है। और धातु ज़्यादा कठोर होने के कारण ये सबसे अधिक उच्च तापों पर गलते हैं। इनका गलने का क्षमता ना बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि धातु ये कठोर होते हैं। क्या होते हैं बाबू, कठोर होते हैं। एकमात्र धातु जो जिनका गलनांक कम होता है, वो कम कठोर है, वो कौन सा है, पारा है। क्या है, पारा, मरकरी। परमाणु संख्या क्या होता है, 80 होता है मरकरी का। एक कम गलनांक वाले धातुएं हैं।
बाकी यहाँ पे लिखा है कि धातु ऊष्मा के सुचालक है, इनका गलनांक जो होता है बहुत अधिक है। सिल्वर कॉपर ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अगर ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक बात करें तो एक हो जाएगा चांदी ना ऊष्मा विद्युत धारा का अच्छा सुचालक होता है। इसके बाद हम लोग का क्या होता है, कॉपर होता है। क्या होता है, कॉपर होता है। तब उसके बाद हम लोग को सोना हो जाएगा। क्या होगा, सोना हो जाएगा। कहते हैं इनकी तुलना में जो लेड है, यहाँ पे लेड हो जाएगा। और मरकरी लिखा है कि ऊष्मा के कुचालक होते हैं। पूछ सकता है एग्जाम में कि ऊष्मा का कुचालक धातु बताइए। ऊष्मा का कुचालक धातु हो गया लेड, हो गया लेड। आप प्लस में क्या है, एक आपका मरकरी परमाणु संख्या 80, ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेड हो गया और यहाँ मरकरी ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक। जबकि सबसे ज्यादा सुचालक में कौन कौन है, सबसे अधिक सुचालक में याद रखिएगा सिल्वर है और कॉपर है। गोल्ड मत मारिएगा, ठीक ना। सबसे अधिक में सिल्वर और कॉपर है, जबकि कुचालक में कौन है, लेड और मरकरी ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि यहाँ पे जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस तार पर पीवीसी का मतलब कोटिंग होता है। जैसे देखते हैं ना, जिस हम लोग के यह वायर हो गया, ठीक ना, वायर है, इसके ऊपर ऐसे कोवर लगा होता है। तो जो कोवर लगा होता है किसका कोवर होता है, पीवीसी का कोवर होता है। उसे क्या कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। और पीवीसी जो होता है हम लोग का कुचालक पदार्थ होता है। कैसा होता है, कुचालक पदार्थ। इसके अंदर से वायर को हम लोग डाल देते हैं, ठीक ना। ऊपर से कोवर लगा होता है, इसके अंदर से वायर लगा देते हैं। तो यहाँ पे यही बात लिखा है कि जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है उस पर ना पीवीसी का क्या होता है, रबड़ जैसी सामग्री परत चढ़ी रहती है। विद्युत तार पर ऐसी पदार्थ की परत क्यों लगी होती है। देखिए, जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती है तो क्या होता है, क्या कोई आवाज उत्पन्न होती है, यश। पहले तो पीवीसी का कोवर इसलिए चढ़ा होता है क्योंकि पीवीसी हम लोग का कुचालक होता है और हम लोग को वहाँ पे करंट और धारा लगने से बच सकते हैं। और धातु जो होती है कठोर होता है, प्लस में वह ध्वनिक भी उत्पन्न करती है। ध्वनिक उत्पन्न करती है यानी कि जब किसी चीज़ से टकराता है तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या होती है बाबू, ध्वनि उत्पन्न होती है। ये धातु के सारे क्या, भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं आप लोग के सामने। धातु का इंग्लिश वर्ड होता है मेटल। क्या होता है, मेटल होता है। और इसी में धातु के सारा भौतिक गुण है। एम बोले तो मेलिएबल, धातु के आघात वर्धनीयता, सबसे अधिक आघात वर्धनीयता धातु हो गया सोना। ई बोले तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत धारा का प्रवाह, सबसे अधिक विद्युत धारा का प्रवाह करता है चांदी, और चांदी के बाद करता है कॉपर। टी बोले तो टेंसिल, तन्यता का गुण होता है सबसे ज्यादा सोना में। किस में होता है, सोना में। और 1 ग्राम सोना से कितना तार बना देंगे, 2 किलोमीटर। एलवाई का मतलब होता है मिश्र धातु होता है, एलवाई। मेटल के अंतर्गत में था एलवाई था। क्या है, एलवाई का मतलब मिश्र धातु होता है। जैसे पीतल हो गया, क्या हो गया बाबू, पीतल। तब पीतल में होता है कॉपर प्लस में क्या होता है, जिंक होते हैं। कॉपर प्लस में क्या होते हैं, जिंक होते हैं। वही कांसा कह देगा तो कॉपर प्लस में क्या हो जाएगा, टीन हो जाएगा। क्या होगा, टीन होगा। नेक्स्ट अगला मिश्र धातु, जैसे सोल्डर, जो हम लोग का फ्यूज का तार होता है उसे बोलते हैं सोल्डर बोलते हैं। यह बना होता है टीन प्लस में लेड का बना होता है। टीन प्लस में किसका बना होता है, लेड का बना होता है। नेक्स्ट है अधातु है, ठीक ना। यहाँ पे अधातुओं की संख्या जो 22 होते हैं और ये हम लोग के भंगुर नेचर के होते हैं, भंगुर नेचर के। और एकमात्र यहाँ पे लिखा है कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या कम है। सही बात है, अधातु की संख्या कम है। जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब के सब अधातु है। अधातु कहाँ रखे गए हैं, तो पी ब्लॉक में। अधातु को कहाँ रखा गया है सर, पी ब्लॉक के अंतर्गत में अधातु को रखा गया है। धातु कहाँ रखे गए हैं, तो धातु एस ब्लॉक में है। और इसके बाद डी ब्लॉक के अंतर्गत है। एस ब्लॉक डी ब्लॉक के अंतर्गत है। एफ ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है। धातु सबके अंदर है। एस ब्लॉक में सभी के सभी धातु है और सबके सब क्षारीय धातु एस ब्लॉक के अंतर्गत है। डी ब्लॉक के अंदर सबके सब कठोर धातु हैं। जैसे डी ब्लॉक के धातु को संक्रमण तत्व भी बोलते हैं, जबकि एफ ब्लॉक के धातु को अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं। और पी ब्लॉक में सब कुछ है, धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु है। तो पी ब्लॉक में सब कुछ रखा गया, धातु को भी रखा गया, अधातु को भी रखा गया, उपधातु को रखा गया है। जबकि धातु हम लोग के धातु एस में भी है, धातु हम लोग का सब में है, ठीक ना। एस में भी है, पी में है, डी में भी है, एफ में, सभी ब्लॉकों में धातु रखा गया है। तो अधातु की संख्या जो है धातु की तुलना में क्या होती है, कम होती है, ठीक ना। प्लस में अधातु के कुछ उदाहरण, जैसे ब्रोमीन जो होता है एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव में होती है। ब्रोमीन जो होता है एकमात्र ऐसी अधातु है जो ये क्या होती है बाबू, लिक्विड फॉर्म में होता है। और एटॉमिक नंबर इसका होता है Br35। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। अगला स्लाइड हम आप लोग को दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ और बातें हैं कि जो अधातुएं जो होती है ना, गैस अवस्था में भी पाया जाता है।
हम लोग की कोई भी ऐसा धातु जो होता है ना गैस नहीं होता है, लेकिन अधातुएं गैस होती है। अधातुएं क्या होती है? गैस होती है। और कितना सारा धातु गैस में है? तो 11 एलिमेंट जो होता है गैस होता है। कौन कौन सा है? तो एक हाइड्रोजन हो गया जो गैसीय फॉर्म में होता है लेकिन H2 के रूप में रहता है। हाइड्रोजन H2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का हो जाएगा N2 डाई नाइट्रोजन है। फिर हो जाएगा Cl2 हो जाएगा। फिर Cl2 के बाद F2 हो जाएगा। F2 हो जाएगा। फिर O2 हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन सारे के सारे गैस हैं। इसके अलावा 6 और भी गैस होते हैं। 6 और गैस कौन कौन है? तो इनर्ट गैस जिसे नोबेल गैस के नाम से जानते हैं। नोबेल गैस के नाम से हम लोग जानते हैं। नोबेल गैस के नाम से उसको जानते हैं। कौन कौन सा है नोबेल गैस में? तो एक है हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टन केयर हो जाएगा, जेनॉन एक्सी, रेडॉन हो गया आरएन, रेडॉन हो जाएगा आरएन होता है, रेडॉन आरएन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये 11 हम लोग गैस देख लिए, ठीक है। 6 गो अक्रिय गैस होता है और 5 सामान्य गैस होते हैं जो गैसीय फॉर्म में होते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे कुछ यहाँ पे तत्वों के नाम लिखना, उनका सिंबल नाम लिखना है, उनके सतह के प्रकार लिखना है, कठोरता के बारे में, आघातवर्धनीयता के बारे में चेक करनी है कि क्या उनकी आघातवर्धनीयता होती है, ठीक है ना। ये खुद से चेक करनी है धातु के बारे में जान करके। देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग को जानना है, बहुत जरूरी है सारे पॉइंट की। मरकरी को छोड़कर सारे, ठीक है ना, सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है। यानी कि मरकरी, एकमात्र मरकरी जो है परमाणु संख्या 80 होती है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और मरकरी को छोड़ करके सारे के सारे ऑल धातु, ऑल मेटल जो होते हैं सॉलिड स्टेट में होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। देखिए इसके अलावा एक और यहाँ पे धातु का जिक्र किया गया है कि धातुओं के गलनांक अधिक होता है। सही बात है, क्योंकि वो कठोर होते हैं। लेकिन गैलियम हो गया, सीजियम, एक होता है गैलियम धातु परमाणु संख्या 31 और एक सीजियम होता है, सीजियम परमाणु संख्या सीजियम का होता है 55 होता है। ये दोनों के दोनों जो है ना हम लोग के मानव हथेली पर पिघलना चालू कर देते हैं। यानी कि हम लोग के देखिए ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? मानव शरीर के ताप जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होती है, या 98 पॉइंट होता है, 6 फ़ारेनहाइट होती है, या केल्विन में 310 केल्विन होता है। तो गैलियम सीरियम जो होता है ना 37 डिग्री से कम ताप पर पिघलना चालू कर देता है। लेकिन हम लोग का होता है सॉलिड में होता है। क्या होता है? सॉलिड में होता है। लेकिन इनका गलने का बिंदु जो होता है बहुत निम्न होता है, यानी कि मानव बॉडी के टेम्परेचर पर गैलियम और सीरियम जो होते हैं पिघलना चालू कर देता है। गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या है बाबू? गैलियम हो गया 31 और सीजियम हो गया 55। नेक्स्ट यहाँ पे अगला है कि आयोडीन जो होता है ना, आयोडीन अधातु होता है लेकिन चमकीला होता है। एकमात्र अधातु है जिसमें चमक होती है वह आयोडीन है। आयोडीन एटॉमिक नंबर क्या होती है? तो एटॉमिक नंबर आयोडीन का होता है 53 होता है। क्या होता है? 53। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है और एकमात्र अधातु है जिसमें क्या होती है? चमक होती है। आयोडीन के बारे में थोड़ा सा और बता दें आप लोग को, जो आयोडीन होता है जो एटॉमिक नंबर क्या है? 53 है। एक हैलोजन एलिमेंट है। प्लस में यह अवकरण की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? अवकरण की तरह काम करता है। आयोडीन के बारे में बता दें थोड़ा सा और, यह प्राप्त होता है लेमनेरिया शैवाल से। लेमनेरिया जो एक समुद्री शैवाल होती है इसी से प्राप्त होता है। और आयोडीन इसका यूज होता है, ठीक है ना, टाटा नमक जिसका नमक खाते हैं हम लोग, टाटा नमक में यूज होता है आयोडीन का। चलिए नेक्स्ट आगे आप लोग को बताते हैं। कार्बन एक ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान होती है। कार्बन, देखिए कार्बन है जो हम लोग का, कार्बन का बहुत सारा अपरूप है। अभी अपरूप एलोट्रोप के बात करेंगे, ठीक है ना। अपरूप होती है कार्बन का, जैसे इसमें हीरा है, हीरा भी कार्बन का अपरूप है जो सबसे अधिक क्या होता है? कठोर होता है। हीरा क्या होता है बाबू? सबसे ज़्यादा कठोर होता है, ठीक ना। हीरा जो है हम लोग का, हीरा कार्बन का उपरूप है, सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है और इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है। हीरा का गलनांक क्वथनांक का होता है बहुत ज़्यादा। हीरा जो होते हैं, हीरा में प्रत्येक कार्बन जो होते हैं वो 4 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। हीरा के अंदर जो प्रत्येक कार्बन होते हैं ना, कितने कार्बन से जुड़े होते हैं? 4 कार्बन से जुड़े होते हैं। और इसके कार्बन की जो लंबाई होती है 154 pm होती है। कितना होती है? 154 pm। यानी कि हीरा में एक कार्बन दूसरे कार्बन से 154 pm पे जुड़े होते हैं। कितने पे जुड़े होते हैं? 154 pm पे जुड़े होते हैं। और 10th क्लास में तो इसका हाइब्रिड नहीं पढ़नी है, फिर भी आपको बता देते इसका हाइब्रिड ना sp3 होता है। क्या होता है? sp3 होता है। नेक्स्ट आपको हीरा का बता दें कि हीरा के जो हम लोग का आकार होती है, हीरा का जो आकार है हम लोग का, हीरा जो है इसका आकार जो होता है चतुष्फलकीय होती है। कैसा होती है? चतुष्फलकीय।
चतुष्फलकीय जिसे टेट्राहेड्रल बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। हीरा का आकार चतुष्फलकीय होती है। अपूर्णांक 2.42 होता है, 2 पॉइंट का होता है 42 होता है हीरा का अपूर्णांक। प्लस में हीरा हम लोग के विद्युत धारा का कुचालक होता है। कुचालक इसमें एक कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहती, कोई इलेक्ट्रॉन जो होती है फ्री नहीं रहती, इसलिए हीरा का होता है कुचालक। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेफाइट की बात है, तो देखिए ग्रेफाइट में ना देखिए प्रत्येक कार्बन जो होती है ना 3 कार्बन से जुड़ा होता है। प्रत्येक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री होता है। एले ग्रेफाइट हम लोग का सुचालक होता है। प्लस में ग्रेफाइट का आकार जो होता है हेक्सागोनल होती है, हेक्सागोनल हेक्सागोनल होता है ग्रेफाइट का आकार होता है। ग्रेफाइट का आकार कैसा होता है, हेक्सागोनल होती है। और इसमें ग्रेफाइट में कार्बन का प्रसंकरण sp2 होती है, sp2 होता है। ग्रेफाइट हम लोग के मुलायम प्रकृति का होता है। कैसा होता है सर, ग्रेफाइट जो होता है हम लोग ग्रेफाइट हम लोग का ग्रेफाइट जो होता है कैसा होता है, मुलायम नेचर का होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है। और ग्रेफाइट का आकार हेक्सागोनल बताएं, जिसे षष्ठकोणीय कहते हैं। क्या कहते हैं, षष्ठकोणीय कहते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के बीच की दूरी 142 pm होती है। क्या होती है, 142 pm होती है। ग्रेफाइट का 2 लेयर होता है, एगो नीचे लेयर होती है, एगो इस तरह से नीचे लेयर रहेगा, ठीक है ना, एगो ऊपर में लेयर रहेगा। नीचे ऊपर दोनों लेयर के बीच की दूरी जो होती है 340 pm होती है। क्या होती है, 340 pm होता है। नेक्स्ट आगे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्षारीय धातु। देखिए एस ब्लॉक के जो हम लोग का वर्ग 1 के एलिमेंट है, चाहे वर्ग 2 के, वर्ग 1 के एलिमेंट को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं, क्षारीय, ठीक है ना, जबकि वर्ग 2 के एलिमेंट को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। क्षारीय मृदा धातु के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। एस ब्लॉक के जो वर्ग 1 होते हैं क्षारीय धातु, आप अच्छा वर्ग 2 के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। और एस ब्लॉक के वर्ग 1 हो गए, वर्ग 2 हो गए, दोनों के ऑक्साइड भी जो होता है ना क्षारीय होता है। वर्ग 1 के एलिमेंट हो, वर्ग 2 के एलिमेंट है, इन तत्वों के जो ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, वो भी क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और एस ब्लॉक के धातु जो होते हैं ना मुलायम होते हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इतना मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से काट सकते हैं। इनका घनत्व तथा गलनांक भी कम होता है। एस ब्लॉक के तत्वों का घनत्व गलनांक क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में कहाँ का एलिमेंट है सर, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। यहाँ पी नहीं, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। और प्लस में कैसे होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं, मुलायम होते हैं, इन्हें चाकू से काट सकते हैं, घनत्व और गलनांक भी कम होता है। एस ब्लॉक के तत्वों के, ठीक ना, क्षारीय धातु यानी कि क्षारीय धातु के तत्वों के घनत्व और गलनांक भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना। एग्जाम में दे सकता है कि किनको चाकू से काट सकते हैं, लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को, इनका घनत्व भी क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का कम होता है। सबसे हल्की धातु कौन है, तो लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। सबसे हल्की धातु कौन होता है, तो लिथियम होता है। कौन होता है, लिथियम, लिथियम सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला स्लाइड में क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि अधिकांश धातुएं का जो अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं। देखिए अधिकांश अधातु का ऑक्साइड जो है ना जल में घुल करके क्या बनाती है, अम्ल बनाती है। क्या बनाती है, अम्ल बनाती है। लिखा है कि अधिकांशतः जो अधातु के ऑक्साइड है वह हम लोग के जल में घुल करके क्या बनाती है, अम्ल बनाती है। जैसे SO2 है, SO2 अगर जल में अगर इसको डाल दे SO2 को, तो कौन सा अम्ल बनाएगा, H2SO4 बनाता है। क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ऐसे CO2 है, अधात्विक ऑक्साइड है, इसको जल में डाल दे तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक अम्ल बनाएगा, H2CO3 बनाएगा। ठीक है ना, H2CO3 बनाएगा, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करेगा। तो अधिकांश जो आधात्विक ऑक्साइड होती है वो जल में जब घुलता है तो क्या बनाता है, अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, अम्ल बनाती है। वही अधिकतर यहाँ पे लिखा है कि धातुएं क्षारीय ऑक्साइड की होती है, और कुछ अधातुएं हम लोग को ना उभयधर्मी ऑक्साइड का भी होता है। आगे हम लोग को नेक्स्ट स्लाइड में भी उभयधर्मी ऑक्साइड मिलेगा, तो वहाँ पे हम अभी बात करेंगे उसके बारे में। देखिए ऐसी धातु को उदाहरण दे जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो वो मरकरी हो जाएगा, परमाणु संख्या 80 है। उष्मा के सबसे अच्छी चालक धातु, तो अच्छी चालक में हो जाएगा सिल्वर और कॉपर हो जाएगा। और चाकू से आसानी से काट सकते हैं, तो हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे पोटेशियम है, लिथियम है और सोडियम है, इसे चाकू से काट सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे उष्मा के कुचालक का बात कर रहे हैं कि उष्मा के कुचालक कौन होते हैं, तो लेड हो जाएगा, प्लस में मरकरी हो जाएगा जो परमाणु संख्या 80 होता है। लेड का परमाणु संख्या कितना होता है, 82 होता है। ये दोनों के दोनों उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। नेक्स्ट अगला यहाँ पे है कि ठीक है ना, कुछ धातुओं के रासायनिक गुणधर्म है। यहाँ पे रासायनिक गुणधर्म के बारे में पहला बात है कि धातु ना हवा से अभिक्रिया यानी कि वायु से दहन करके धात्विक ऑक्साइड देते हैं। जैसे कोई धातु ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम है, अगर इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड दे देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड दे देगा। कोई भी धातु ले लेते हैं, जैसे आयरन ले लेते हैं, आयरन को अगर हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो आयरन ऑक्साइड देगा, चाहे फेरस ऑक्साइड है चाहे फेरिक। अगर यहाँ पे Fe2O3 रहेगा तो हम लोग का फेरस ऑक्साइड है, और Fe3O4 रहेगा तो फेरिक ऑक्साइड है। यहाँ पे Fe2O3 है तो फेरस है, Fe3O4 है तो फेरिक ऑक्साइड है। तो हम लोग का आयरन भी ऑक्साइड देता है, कई तरह का ऑक्साइड है, फेरस है, फेरिक है। क्यों ऐसा ऑक्साइड देता है, क्योंकि आयरन हम लोग का जो लोहा होता है, यह ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है।
नेक्स्ट देखिए आगे आप लोग को बताते हैं, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया में पहला अभिक्रिया हम लोग देख लिए ऑक्सीजन से, ठीक है ना। धातु या रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है। और एक ऐसा ऑक्साइड होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एस ब्लॉक के धातु है तो क्षारीय होते हैं, इनका ऑक्साइड भी क्या होगा, क्षारीय होगा। इनका ऑक्साइड भी क्या होगा, क्षारीय होगा। नेक्स्ट हम लोग अगला स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन से मिलकर ना धातु को ऑक्साइड देते हैं। जैसे धातु यहाँ पे लिखा है ना, धातु है, ऑक्सीजन है, अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, धातु को ऑक्साइड देगा, क्या देगा, धातु को ऑक्साइड देगा। उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा है कि कॉपर वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ मिल करके काले रंग का ऑक्साइड देता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि कॉपर को ऑक्सीजन में जलाने पर कैसा ऑक्साइड देगा, तो कॉपर ऑक्साइड, लेकिन उसका रंग कैसा होगा, काला होगा। क्या होगा सर, काला, काला रंग का ऑक्साइड देता है, ठीक ना। कॉपर ऑक्सीजन में जल करके कैसा ऑक्साइड देता है, काला रंग देता है। कैसा देता है, काला रंग देता है। नेक्स्ट अगला है एल्युमिनियम हो गया। एल्युमिनियम ऑक्सीजन से की उपस्थिति में बनाती है एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाती है, क्या बनाती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का निर्माण करती है। जैसे धातु ऑक्सीजन से मिलेगा तो धात्विक ऑक्साइड हम लोग को देगी। यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग को देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में बात आ गया। देखिए कुछ ऑक्साइड वैसे होते हैं जो उभयधर्मी होते हैं। क्या होते हैं, उभयधर्मी का मतलब क्या होता है, देखिए इंग्लिश में एम्फोटेरिक कहते हैं। उभयधर्मी का मतलब होता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड जो होगा यह कभी ना अम्ल के जैसा, एसिड के जैसा व्यवहार करेगा। जब इसके पास कोई क्षार आ जाएगा तो बोलेगा भैया अम्ल है हम, और जब इसके पास कोई अम्ल आएगा तो बोलेगा भैया हम बेस हैं। क्या बोलेगा कि हम बेस हैं, हम क्षार है, ठीक ना। तो उभयधर्मी ऑक्साइड जो होता है ना वो अम्ल की तरफ व्यवहार करेगा, क्षार की तरफ भी व्यवहार करेगा। वे कौन कौन से मतलब धात्विक हैं, धातु हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड की तरह चाहे उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, तो हम लोग का एल्युमिनियम हो जाएगा। एल्युमिनियम है, जिंक है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, प्लस में एल्युमिनियम जिंक के अलावा क्रोमियम है, एंटीमनी Sb है, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम जिंक क्रोमियम एंटीमनी सारे के सारे जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड बनाने वाले धातुओं का नाम बताइए। एल्युमिनियम जिंक, ठीक है ना, क्रोमियम Cr क्रोमियम, एंटीमनी Sb एल्युमिनियम Al एल्युमिनियम Al, जिंक है Zn जिंक है Zn, ठीक ना। एल्युमिनियम है, जिंक है, क्रोमियम है, एंटीमनी, ये सारे के सारे क्या बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। कौन कौन है, तो एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, क्रोमियम हो गया, प्लस में एंटीमनी Sb 51, परमाणु संख्या 51, क्रोमियम का 24, जिंक का होता है 30, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 होता है। क्या होता है, 13 होता है। देखिए यहाँ उभयधर्मी ऑक्साइड का बात किया, जैसे एल्युमिनियम को ऑक्साइड, यहाँ पे एल्युमिनियम को ऑक्साइड जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा था, यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड ना यहाँ क्षार की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि HCl हम लोग को क्या है सर, HCl यहाँ पे देखिए HCl जो हम है यहाँ पे हम लोग का अम्ल है, HCl हम लोग का अम्ल है, और यहाँ पे बना रहा है एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड बना रहा है, प्लस में जल दे रहा है, क्या दे रहा है, जल दे रहा है। अब यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड देखिए यहाँ क्षार से अभिक्रिया कर, पहले अम्ल से अभिक्रिया कर रहा था, क्षार जैसा व्यवहार करेगा। अब यहाँ पे एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है हम लोग को क्षार से अभिक्रिया कर रहे थे, अम्ल जैसा व्यवहार करेगा। यहाँ पे एल्युमिनियम, ठीक ना, सोडियम एल्यूमिनेट दे रहा है, यहाँ पे सोडियम NaLO2 जिसे सोडियम एल्यूमिनेट करते हैं। तो हम लोग के एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो होता है Al2O3 हो गया, एल्युमिनियम का ऑक्साइड कहिए, ये हम लोग को उभयधर्मी ऑक्साइड होता है जो अम्ल की तरह क्षार की तरह दोनों की तरह व्यवहार करता है। प्लस में जिंक का भी ऑक्साइड आएगा तो अम्ल क्षार दोनों की तरह व्यवहार करेगा। अभी बताया आप लोग को क्रोमियम का ऑक्साइड भी अम्ल क्षार की तरह व्यवहार करेगा, और एंटीमनी का ऑक्साइड भी अम्ल क्षार की तरह व्यवहार करता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होती है। तो जिंक का ऑक्साइड, क्रोमियम का ऑक्साइड, एंटीमनी का ऑक्साइड, एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो होती है उभयधर्मी ऑक्साइड होती है। यहाँ पे लिखा है कि देखिए अधिकांश धातु ऑक्साइड जो है ना जल में घुलता है, लेकिन कुछ जल में घुल करके क्षार प्रदान करते हैं। जैसे धातु का ऑक्साइड सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, और जब ये जल में घुलता है तो क्या देता है सर, क्षार देता है। क्या देता है, क्षार देता है। दुनिया का सबसे प्रबल क्षार होता है कास्टिक सोडा, NaOH होता है। क्या होता है, NaOH कास्टिक सोडा। NaOH को कास्टिक सोडा कहते हैं, जबकि KOH को कास्टिक पोटास कहते हैं। NaOH का जो pH मान होता है 14 होता है। क्या होता है, 14 होता है, जो कि KOH हम लोग का थोड़ा दुर्बल क्षार होता है, ज़्यादा भी दुर्बल नहीं है लेकिन थोड़ा दुर्बल है। कि NaOH का पेशा दुर्बल है, क्योंकि दुनिया का सबसे अधिक प्रबल क्षार जो है ना कास्टिक सोडा NaOH है, और इसका pH मान कितना होता है, 14 होती है। क्या होती है, 14 होती है। नेक्स्ट अगला है कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती। देखिए सही बात है, ऑक्सीजन के साथ सब धातु का जो अभिक्रिया होती है एक समान नहीं होती। कोई धीरे अभिक्रिया करेगा, कोई तीव्र गति से अभिक्रिया करेगा, ठीक है ना। सब कहते हैं विभिन्न धातुओं ऑक्सीजन के साथ भिन्न भिन्न अभिक्रियाशीलता दिखाती है, यानी कि सभी धातुओं के ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रियाशीलता होती है अलग अलग होती है। पोटेशियम सोडियम जैसे कुछ धातु ना तेजी से अभिक्रिया करता है, पोटेशियम ज़्यादा क्रियाशील है, सोडियम ज़्यादा क्रियाशील है, तो ऑक्सीजन से तीव्र गति से अभिक्रिया कर लेती है। खुले में रखने पर इसमें क्या होता है, यहाँ पे लिखा है कि आग पकड़ लेता है, इसीलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए
आकस्मिक आग को रोकने के लिए इन्हें किरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं। किरोसिन के तेल में किसको डुबाते हैं? तो सोडियम को भी डुबाते हैं, पोटेशियम को भी डुबाते हैं, ठीक ना। एनसीईआरटी में लिखा है, साफ साफ लिखा है कि किरोसिन के तेल में डुबाते हैं। पोटेशियम सोडियम को डुबा कर रखा जाता है सामान्यतः। जैसे मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक, लेड है, यह जैसे धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है सामान्यतः, ठीक ना। और जब ऑक्सीजन से ये सब अभिक्रिया करता है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, तो इस पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है और पुनः ऑक्सीकरण से इन्हें सुरक्षित रखती है। जब ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाएगी, कोई धातु है, धातु की ऊपरी सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाएगी तो उन्हें ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखेगी और गर्म करने पर आयरन का दहन भी नहीं होता। एग्जाम में पूछता है, जैसे मान लो गर्म कर रहे हैं तो हम, जैसे आयरन है, आयरन को अगर गर्म करते हैं तो इसका दहन नहीं होने के कारण क्या है, जो आयरन के प्लेट होगा जब ऑक्सीकरण हो जाएगा तो एक ऊपरी सतह पर एक परत चढ़ जाएगा और फिर इसका ना हम लोग दहन कर नहीं हो पाएगा। जब इसको हम क्या करेंगे, साफ करेंगे, जब इसको हम लोग साफ कर लेंगे, यहाँ पे इसको साफ कर लेंगे, इसको इसे रगड़ के साफ कर लेंगे तो पुनः यह हवा के संपर्क में आ जाएगा। अच्छा, इसको जलाने में हम लोग आसानी से इसको जला सकते हैं हम लोग, लेकिन जब इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, जब इस पे हम लोग को ऑक्सीकरण के बाद परत चढ़ जाएगा एकरा पे, इसका फिर दहन नहीं हो सकता है। देखिए कॉपर का दहन नहीं होता है क्योंकि लेकिन यहाँ पे गर्म धातु कॉपर ऑक्साइड की काले रंग, देखिए कॉपर, जब भी कॉपर पे जंग लगता है तो काले रंग की परत चढ़ जाती है। क्या होती है, कॉपर पे काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर, गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। देखिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना करने वाला धातु कौन है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है। चांदी, सोना ना ऑक्सीजन से अभिक्रिया जल्दी नहीं करता है, यह लेस देन रिएक्टिविटी वाला एलिमेंट है। जो ऑक्सीजन हम लोग का सोना है, सोना हो गया, चांदी हो गया, इनकी क्रियाशीलता ना के बराबर होती है, इसलिए अभिक्रिया ना के बराबर करता है, नहीं भी करता है, अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एनोडीकरण। एनोडीकरण एल्युमिनियम पर, ठीक है ना। एनोडीकरण जो होता है, एनोडीकरण जो है ठीक है ना, एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया होती है। एल्युमिनियम के जैसे यहाँ पे तार है, उसके ऊपर ना मोटी ऑक्साइड की परत, जैसे इसके ऊपर जो होता है हम लोग का, एक ऊपर मोटी ऑक्साइड की क्या होती है, परत, दोनों तरफ से ना परत जम जाती है, दोनों तरफ क्या होती है, परत बैठ जाती है। एल्युमिनियम के दोनों तरफ क्या होती है, परत बैठ जाती है। तय कहता है एनोडीकरण का मतलब होता है कि जैसे एल्युमिनियम का कोई बीच में वायर हो गया, क्या हो गया, वायर हो गया, उसके ऊपर में क्या हो गया, परत ऐसे बढ़ जाएगा, ऊपर से क्या ऑक्सीकरण होने के बाद ना परत बढ़ जाता है। एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया है और वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली सी परत का क्या होता है, निर्माण होता है। इस पे ना पतली सी परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से क्या करती है, बचाती है, और इस परत को मोटा करके संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर पुनः सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन और गैस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड की एक मोटी परत बना लेती है और इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रगड़कर एल्युमिनियम के आकर्षक वस्तु बनाई जा सकती है। देखिए आपको समझाते इसका मतलब क्या है। एल्युमिनियम जो है एकमात्र धातु होता है जेकरा पर एक ही बार केवल जंग लगता है। ऐसा क्यों? देखिए एल्युमिनियम के जो हम लोग का तार होता है, जब हवा के संपर्क में आता है तो इसके ऊपरी सतह पर, ठीक है ना, एक मोटी सी परत ऐसे जम बैठ जाती है, ठीक ना, और फिर वायु के संपर्क से क्या होता है, बच जाता है, दोनों तरफ से बच जाता है। जब इसको हम लोग खुरच के साफ कर लेंगे, फिर इसको मान लो हम इसको साफ करिए, क्या करिए, साफ करिए। जब इसको हम लोग साफ कर लेंगे सर, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, साफ कर लेंगे, तो जब इसको हम लोग साफ कर लेंगे, इसको साफ कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे साफ कर लिए, इसको ना साफ कर लिए, एक सेकेंड। जब इसको जैसे मान लो ऐसे तार है, ठीक है, और जब हवा के संपर्क में आएगा, तो इसके ऊपरी सतह पे ऐसे परत जम जाएगी, ठीक है ना, जम जाएगी। फिर इसको क्या करेंगे, हमें इसको ना हम साफ कर लेंगे, फिर इसको साफ करेंगे तो फिर हवा के संपर्क में क्या होगा, आ जाएगा, तो दोबारा से इस पर जंग लग जाएगा। जब देखिए एल्युमिनियम के परत जो तार होता है, एक बार इसके ऊपरी सतह पर ऐसे जंग लग जाएगी, एक बार इसके ऊपरी सतह पर जंग लग जाएगा, तो हवा और नमी के संपर्क से क्या होता है, बच जाता है, क्या होता है, बच जाता है, और इसको संक्षारण हानि नहीं हो पाता है। और दोबारा इसके ऊपरी सतह को रगड़ के जब साफ कर दिया जाता है, साफ माना रगड़ के इसको साफ कर दिए, तो दोबारा ये हवा के संपर्क में आ जाएगा, फिर इस पर क्या होता है, जंग लगती है। तो अच्छा एक बात आपके एग्जाम में जानते हैं क्या पूछेगा यहाँ से,
तो किस धातु पर एक बार जंग लगती है? तो एल्युमिनियम पर, क्योंकि एक बार ऑक्सीकरण हो जाने पर यह हवा और नमी के संपर्क से बच जाता है। दूसरा बात आपसे पूछेगा कि एल्युमिनियम पे जो परत बैठ जाता है उसको क्या कहते हैं? तो एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोडीकरण। जब एल्युमिनियम के तार है और हवा और नमी के संपर्क में आएगा तो इसके ऊपरी सतह पे क्या होगा? परत जमा हो जाएगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एनोडीकरण के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट है कि धातुएं ना जल के साथ भी अभिक्रिया करती है। धातु जो होती है जल के साथ भी अभिक्रिया करती है, और जल के साथ इनकी अभिक्रिया नीचे दिखाया गया है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि ना, नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे जल के साथ अभिक्रिया है धातुओं का। देखिए धातु यहाँ पे है कि जल के साथ अभिक्रिया करके धातु है ना हाइड्रोजन गैस और धातु को ऑक्साइड उत्पन्न करती है। जैसे यहाँ पे धातु है और जल के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु को ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस में देता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो धातु को ऑक्साइड, ठीक ना, धातु को ऑक्साइड देता है। धातु को ऑक्साइड देता है प्लस में हाइड्रोजन गैस देता है। और जो धातु को ऑक्साइड है उस धातु को ऑक्साइड को पुनः जल से अभिक्रिया करेंगे तो धातु का हाइड्रा ऑक्साइड देता है। क्या करता है? धातु का हाइड्रा ऑक्साइड देता है। नीचे देखिए रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना, लिखा हुआ है कि जैसे पोटेशियम है, इसको जल से अभिक्रिया कराएं तो यहाँ पर दे रहा है पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड दे रहा है। क्या दे रहा है? पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड दे रहा है। साथ ही में यहाँ हाइड्रोजन गैस प्लस में ऊष्मा की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। उसमें ऊर्जा की क्या हो रही है? उत्पत्ति हो रही है। उसमें ऊर्जा की क्या हो रही है? उत्पत्ति हो रही है। यहाँ पे ठीक ना ऊपर के स्लाइड में थोड़ा सा इसको देखिए, लिखा है कि पोटेशियम सोडियम जैसे धातु जो होती है ना ठंडे जल के साथ तेजी से विक्रिया करती है। एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से धातु जो है ठंडे जल से तीव्र गति से विक्रिया करती है? तो पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और यह कोल्ड वाटर, ठीक ना, ठंडे जल कोल्ड वाटर से तेजी से विक्रिया करता है। जबकि सोडियम यहाँ पे नेक्स्ट है कि सोडियम 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 है, ठीक ना, सोडियम पोटेशियम की अभिक्रिया तेजी तथा ऊष्माक्षेपी होती है और इसमें उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाता है। यानी कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया सर, ये बहुत तीव्र गति से ठंडे जल से विक्रिया कर लेता है और वहां से ऊष्मा भी निकलता है, तो इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कर सकते हैं। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि कौन कौन से धातु ठंडे जल से विक्रिया करते हैं? तो पोटेशियम और सोडियम ठंडे जल से विक्रिया करता है। नेक्स्ट आगे लिखा है यहाँ पे कि जल के साथ, यहाँ पे लिखा है कि जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। जो कैल्शियम होता है वो जल के साथ धीमी गति से विक्रिया करता है और यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित के लिए होने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ऊष्मा जो हाइड्रोजन निकलता है लेकिन प्रज्वलन के लिए पर्याप्त नहीं होता है, ठीक ना, प्रज्वलन के लिए पर्याप्त नहीं होता है। जब कैल्शियम है जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देती है और हाइड्रोजन की उत्पत्ति होती है, लेकिन ये प्रज्वलन के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आगे है कि उपयुक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाती है और कैल्शियम का तैरना, जब यहाँ पे देखिए जब हम लोग के कैल्शियम जो है जल से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस में हाइड्रोजन बनती है और हाइड्रोजन गैस जो होता है ना, हाइड्रोजन गैस थोड़ा कम मात्रा में निकलता है तो कैल्शियम उसको ऊपरी सतह पर तैरना चालू कर देती है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक जैसे धातु ना तो शीतल जल के साथ और ना ही यह गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि जैसे कौन कौन सा धातु है ना तो गर्म जल से अभिक्रिया करता है, जैसे एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम के अलावा कौन सा सर? आयरन है, ठीक ना, आयरन Fe हो गया, आयरन Fe है। उसके बाद जिंक है, क्या है? जिंक है, ठीक ना। एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है। ये ना तो आपका हॉट वाटर से भी क्रिया करता है ना कोल्ड वाटर से भी क्रिया करता है। तो एल्युमिनियम, आयरन, जिंक यह हम लोग का ना तो गर्म जल से अभिक्रिया करता है। एल्युमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ठीक ना। एल्युमिनियम आयरन Fe जिंक Zn ना तो एक गर्म जल से अभिक्रिया करता है और ना ही आपका ठंडे जल से क्या करता है? अभिक्रिया करता है। साफ साफ लिखा है यहाँ पे एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जैसे धातु है ना तो शीतल जल से ना ही गर्म जल से अभिक्रिया करती है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु को ऑक्साइड। यह बताइए कि अभिक्रिया करता किससे? एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम है, जिंक है और इसके बाद कौन सा? आयरन है। ये तीनों ना तो गर्म जल से विक्रिया करता है और ना ही यह आपका ठंडे जल से करता है। यह हम लोग को भाप से विक्रिया करता है। किसे करता है? भाप से, स्टीम, जैसे स्टीम कहते हैं, जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो वहाँ भाप बनता है ना, तो यह तीनों के तीनों भाप से विक्रिया करता है। जबकि ठंडे जल से विक्रिया करने वाले कौन कौन है? तो सोडियम और पोटेशियम
ये ठंडे जल से अभिक्रिया करता है। कैल्शियम जो होता है जल के साथ धीरे गति से अभिक्रिया करता है। ये सारे बातें आप लोग नोट भी कर लीजिएगा कि गर्म जल से अभिक्रिया करने वाले कौन कौन है। तो गर्म जल से केवल यहाँ पे कैल्शियम करेगा, धीरे गति से करता है, जबकि एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ना तो गर्म से करता है ना ठंडा से करता है, बल्कि भाप से करता है। किससे? भाप से करता है। सोडियम पोटेशियम जो है ठंडे जल से अभिक्रिया करता है, ठंडे जल से करता है। यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम हो गया, यहाँ पे जल का ना भाप होगा, जल के भाप से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम को ऑक्साइड देगा, एल्युमिनियम को ऑक्साइड देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। और इसके अलावा यहाँ पे है, इसके अलावा है जैसे आयरन है, आयरन ना यहाँ पे जल से अभिक्रिया करके ठीक है ना फेरिक ऑक्साइड देगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस देगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगला है कि जैसे लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड जैसे धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। जल से कौन अभिक्रिया नहीं करता है? तो लेड नहीं करता है, लेड नहीं करता है, प्लस में कॉपर नहीं करती। लेड कॉपर हो गया, लेड कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, सिल्वर हो गया, लेड कॉपर सिल्वर प्लस में गोल्ड, लेड ठीक है ना, सीसा है, तांबा है, चांदी है और गोल्ड हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जल से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है, जल से बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट आगे है, लिखा है कि देखिए यहाँ पे बहुत, ये भी बहुत बढ़िया स्लाइड में यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ धातुएं ना अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस देती हैं। जैसे धातु है और तनु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस की क्या करता है? उत्पत्ति करता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक तथा आयरन की अभिक्रियाशीलता का समीकरण भी यहाँ पे के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए आप लोग सुनिएगा थोड़ा सा। लिखा है कि जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होता है। हम लोग के धातु ना धातु कोई भी धातु है जब अम्ल से अभिक्रिया एसिड से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। कोई भी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन एकमात्र यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल, ठीक है ना, नाइट्रिक अम्ल के साथ धातु है ना, जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। और क्योंकि नाइट्रिक अम्ल क्या होता है कि प्रबल ऑक्सीकारक होता है। जो नाइट्रिक अम्ल HNO3 है, एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल जो होता है एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। और प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण जब कोई धातु इससे अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है और हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत कर लेता है और जल में क्या करता है? इसको बदल देता है। क्यों क्या करता है? जब मान लो कोई धातु को नाइट्रिक अम्ल से, मान लो कोई भी धातु ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे आयरन ले लिए और इसको हम नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो क्या करेगा? हाइड्रोजन इसमें क्या, हाइड्रोजन को जल में बदल देगा। क्या करेगा? जल में बदल देगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक अम्ल हमारा प्रबल ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है? प्रबल ऑक्सीकारक होता है। साफ साफ लिखा है कि जल में परिवर्तित कर देता है। स्वयं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जैसे यहाँ पे मोनो ऑक्साइड है आपका, ठीक ना, मोनो ऑक्साइड हो गया आपका, डाई ऑक्साइड है, ठीक ना, नाइट्रोस ऑक्साइड भी है, अपचयित हो जाते हैं। लेकिन मैग्नीशियम है और मैग्नीज, यहाँ पे एबी क्वेश्चन है, देखिए कौन से धातु, जैसे मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। देखिए दो ऐसे धातु है ना, दो ऐसे धातु है, कौन कौन धातु है सर? मैग्नीशियम धातु हो गया, प्लस में मैग्नीज Mn, ये दोनों धातु ना तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन बाकी जो होते हैं ना HNO3 के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। नेक्स्ट आगे है कि मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक मतलब हम लोग को हाइड्रोजन गैस नाइट्रिक अम्ल देता है। और अभिक्रियाशीलता का क्रम यहाँ पर देखें तो मैग्नीशियम नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल का अभिक्रियाशीलता का क्रम धातु के साथ है। नाइट्रिक अम्ल मैग्नीशियम के साथ सबसे तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, तब एल्युमिनियम से, तब जिंक से, तब आयरन से। नाइट्रिक अम्ल का अभिक्रियाशीलता का क्रम है तो सबसे ज्यादा नाइट्रिक अम्ल करता है मैग्नीशियम से, तब एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। कॉपर की स्थिति में ना तो बुलबुले बनते हैं ना ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। कॉपर तो हमको नाइट्रिक अम्ल से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। इससे पता चलता है कि कॉपर तनु HCl के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर ना हम लोग को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्वा रेजिया है। एक्वा रेजिया जो है रॉयल जल लैटिन शब्द होता है, 3:1 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल मिला होता है। जो हम लोग का एक्वा रेजिया होता है उसमें तीन भाग जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है, प्लस में एक भाग जो होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल होती है। एक भाग क्या होती है? HNO3 होती है। तीन भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक भाग जो होता है नाइट्रिक अम्ल होती है। क्या होती है? नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है।
यह गोल्ड को यह गोल्ड को क्या करता है, गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में, ठीक है ना, अकेले की क्षमता नहीं होती है। मेरा देखिए यहाँ पे ये बात लिख रहा है कि जैसे एक्वा रेजिया के अंदर है नाइट्रिक अम्ल है, HNO3 है, प्लस में आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है। तो दोनों अकेले हम लोग को गोल्ड को नहीं मतलब घोल सकता है, गला नहीं सकता है, अकेले नहीं गला देगा, दोनों का मिश्रण होना चाहिए। मिश्रण में एग्जाम पहले मिश्रण पूछ लेगा कि एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना होता है, तो 3 भाग होता है, एक भाग का होता है HNO3 होती है। एक्वा रेजिया के अंतर्गत HNO3 जो होता है 1 भाग होती है, क्या होती है, 1 भाग होती है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 3:1, 3 का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, सांद्र होते हैं। सांद्र का मतलब अधिक मात्रा में होते हैं। तो 3 भाग क्या होगा, HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस में 1 भाग क्या होगा, HNO3 होता है। किस में होता है, एक्वा रेजिया के अंदर होता है। गोल्ड को गला सकता है, लेकिन दोनों में से किसी अम्ल में अकेले की क्षमता नहीं है गलाने का। एक्वा रेजिया जो है भभकता द्रव होने के साथ साथ प्रबल संचारक भी है। क्या प्रबल संचारक, उन्हें अभिकर्मक के में से एक है। गोल्ड प्लेटिनियम को गलाने में एक होता है, समर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। देखिए अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशील धातु अपने से कम, अभिक्रियाशील जो धातु होते हैं अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करते हैं, उसके यौगिक विलयन से न विस्थापित कर देता है, हटा देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया भी कर सकते हैं। आप लोग पढ़े होंगे कि जो एक अधिक क्रियाशील जो धातु होते हैं, एक अधिक क्रियाशील धातु जो होते हैं वो कम क्रियाशील को क्या करते हैं, जैसे एक ज़्यादा क्रियाशील धातु है, आप प्लस में यहाँ पे कोई कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे कर लेते हैं CuSO4 कर लेते हैं, और जब यह मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो कॉपर को क्या करेगा, वहाँ से विस्थापित कर लेगा, खुद बना लेगा, मेटल सल्फेट अपना बना लेगा, प्लस में कॉपर को अभिक्रिया से क्या करेगा, बाहर कर लेगा, क्या करेगा, बाहर कर लेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता जो है ना समान नहीं होती, यानी कि सब जितना भी धातु है सब एक समान अभिक्रियाशीलता में नहीं है, कुछ ज़्यादा रिएक्टिव है तो कुछ कम रिएक्टिव है। हमने ऑक्सीजन, जल और अम्ल के विभिन्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता की जांच की है, लेकिन सभी धातुओं इन अभिकर्मों के साथ उनकी अभिक्रिया मतलब एक समान जैसी नहीं होती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अभी धातु के बारे में कुछ लिखा है, देखिए आप लोग को समझाते हैं। यहाँ पे जैसे धातु है, ठीक ना, धातु है, यहाँ पे भी जो है लवण का विलयन है, क्या है, लवण का विलयन है। जब धातु ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो लवण के विलयन से धातु को क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस करके खुद अपना धातु अपना लवण का विलयन बनाएगा, और यहाँ से कम क्रियाशील धातु के लवण को क्या करेगा, विस्थापित करके बाहर निकाल देगा, क्या करेगा, विस्थापित करके बाहर निकाल देगा। अब यहाँ पे सक्रियता श्रेणी है, ठीक है ना, सक्रियता श्रेणी है, इसका मतलब क्या होता है आप लोग को समझाते हैं। इसे बोलते हैं, ठीक ना, रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से जानते हैं। इसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में, ठीक है ना, बढ़ते हुए क्रम में क्या कर, बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में सजाया जाता है। इसमें धातुओं को ना यहाँ पे ना घटते हुए क्रम में सजाया गया है, अवरोही क्रम में सजाया गया है। क्रियाशीलता के ना घटते क्रम में, ठीक है ना, सबसे अधिक ज़्यादा क्रियाशील वाला को ऊपर में रखेंगे। सक्रियता श्रेणी का मतलब होता है कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, ठीक ना, क्रियाशीलता के आधार पर समझाया जाता है। ऊपर वाला जो है ना सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे इनकी क्रियाशीलता का और घट रही है। जैसे यहाँ पे लिखा है सबसे अधिक क्रियाशील धातु हो गया पोटेशियम है, तब सोडियम है, फिर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, तब हाइड्रोजन। सबसे कम क्रियाशील कौन है सर, गोल्ड है, गोल्ड है। एक बात और है, ठीक ना, सबसे अधिक क्रियाशीलता, ठीक है, यहाँ पे पोटेशियम है, नीचे आने पर क्रियाशीलता घटेगा, ऊपर से नीचे आते हैं ना तो उसका ऑक्सीकरण भी घटता है। क्या घटता है बाबू, ऑक्सीकरण, यानी कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण होगा पोटेशियम का। जो ज़्यादा क्रियाशील है उसका ऑक्सीकरण भी ज़्यादा होगा, जो कम क्रियाशील है उसका ऑक्सीकरण भी क्या होगा, कम होगा। और जिसका ऑक्सीकरण कम होगा उसका अवकरण ज़्यादा होगा, क्या होगा, उसका अवकरण ज़्यादा, उसका ना अवकरण ज़्यादा होगा। जिसका ऑक्सीकरण कम होगा उसका अवकरण ज़्यादा, जिसका क्या बोलते हैं, क्रियाशीलता जो है जिसका हम लोग का क्या होगा, बिल्कुल कम होगा, उसका ऑक्सीकरण क्या होगा, बिल्कुल कम होगा। तो बताइए सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, तो हम लोग का पोटेशियम है। कौन है, पोटेशियम। कम क्रियाशील कौन है सर, गोल्ड है। कौन है, गोल्ड है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्रियाशीलता ना 0 0 होता है, क्या होता है, 0 0, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर वाला जो भी एलिमेंट है जैसे लेड, आयरन, जिंक, सबके सब ऊपर है, ये सबका नेगेटिविटी माइनस में होता है, जबकि हाइड्रोजन के नीचे जैसे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड है, सबका नेगेटिविटी जो होता है ना पॉजिटिव में होता है, क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। तो आप लोग इसको ना स्क्रीनशॉट भी रख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है। क्रियाशीलता से सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, तो यहाँ सबसे अधिक क्रियाशील ना पोटेशियम है। कम कौन है बाबू, सबसे कम गोल्ड है, ठीक है ना, गोल्ड है।
क्रम से देख लीजिए, इसका ट्रिक भी ऐसे तो है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास जैसे 11th-12th में पढ़ेंगे उसके बारे में। ज़्यादा वहाँ डिटेल आप जानकारी लेना है, अभी आप लोग को यहाँ पे बता नहीं सकते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आगे हैं, कहता सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और जल्दी उसमें ऑक्सीकरण से आग पकड़ लेती है, इसलिए केरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है। भाप के साथ आयरन, आयरन जो होता है ना भाप के साथ अभिक्रिया करता है, भाप जल यानी कि भाप गर्म मतलब ना तो आयरन गर्म जल से अभिक्रिया करता है ना ठंडा जल से, जबकि स्टीम स्टीम से अभिक्रिया करता है। एल्युमिनियम भी भाप के साथ अभिक्रिया करता है, जिंक भी भाप के साथ अभिक्रिया करता है। जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम, ठीक है ना, कैल्शियम पोटेशियम जो होती है ये जल के साथ मतलब अभिक्रिया कर लेती है, ठीक है ना। कैल्शियम तो हम लोग को गर्म जल से अभिक्रिया करता है कैल्शियम, जबकि पोटेशियम जो है ये ठंडे जल से अभिक्रिया करता है। सोडियम भी हम लोग को ठंडे जल से अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट आगे यहाँ पे है धातु अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं, धातु अब अधातु के अभिक्रिया यहाँ पे बात चल रहा है, ठीक ना। धातु अधातु के अभिक्रिया, देखिए ऊपर की क्रियाकलाप में आपने कई अभिकर्मकों के साथ धातु की अभिक्रिया देखी है। धातु इस प्रकार की अभिक्रिया क्यों प्रदर्शित करती हैं, ठीक है ना, क्यों करती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्मरण देखिए, आप लोग जानते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर उनकी संयोजकता पूर्ण कोश होने के कारण उत्कृष्ट गैस के जैसा वो सब व्यवहार करने के लिए मतलब अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, धातु क्या करता है, त्याग करता है। धातु इलेक्ट्रॉन को एक त्याग कर सकता है, दो त्याग कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, जबकि वही अधातु 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं और अपने बाह्यतम कक्षा में अष्टक विन्यास यानी कि अक्रिय गैस जैसा विन्यास को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जिनके अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो क्या होता है, दू होता है, क्या होता है, दू होता है। चलिए नेक्स्ट अगला स्लाइड में हम लोग आते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट चलिए आप लोग को यहाँ पे बताते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग को बताते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ आयनिक कंपाउंड है, उनके गलनांक क्वथनांक एनसीईआरटी लिखा है, तो आप लोग कुछ का याद रखिए। जैसे NaCl का ना गलनांक होता है 1074 प्लस में क्वथनांक होता है 1686 केल्विन होती है, यानी कि 1000 प्लस है। जो सोडियम क्लोराइड जो साधारण नमक हम लोग का है, इसका जो भाई साहब गलनांक है, गलने का क्षमता है 1000 केल्विन प्लस है 1074, जबकि इसका क्वथनांक है 1600 कितना है, 86 है। उसी यानी कि सबसे अधिक यहाँ पे गलनांक जो है हम लोग का किसका है, नमक NaCl का है। किसका है बाबू, NaCl का ना सबसे अधिक क्या है, गलनांक है NaCl का 1074, क्वथनांक 1686 है। जबकि लिथियम क्लोराइड का यहाँ पे गलनांक 887 है, जबकि इसका क्वथनांक 1600 है, क्या है, 1600। एक और यहाँ पे देखिए सर कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड जो है इसका क्वथनांक ना 1900 है, कितना है, 1900 क्वथनांक है, और 1045 जो है इसका क्या है, गलनांक है, क्या है, गलनांक है। नेक्स्ट एक और एलिमेंट यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ठीक ना, कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड का जो है यहाँ पे गलनांक है 2850 यानी कि 2850 केल्विन है, जबकि इसका क्वथनांक जो है 3100 कितना है बाबू, 20 है, कितना है, 20 है। देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग को बताते हैं, यहाँ पे लिखा है कि आयनिक यौगिक के कुछ समान गुणधर्म है, जैसे भौतिक प्रकृति। आयनिक यौगिक हम लोग के आयनिक जो कंपाउंड होते हैं, जैसे NaCl आयनिक है, तो आयनिक हमेशा बना होता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव से। लिखा है कि धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस और थोड़े से कठोर होते हैं। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से मिलकर बने होते हैं, और उनके बीच के आकर्षण बल जो होता है आयनिक बल ही होता है, और कठोर होते हैं। सामान्यतः आयनिक जो होता है वो भंगुर भी होते हैं और दाब लगाने पर टूट भी जाते हैं। आयनिक जो होते हैं ना भंगुर भी होते हैं, दाब लगाने पर क्या होते हैं, टूट भी जाते हैं। नेक्स्ट आयनिक के MPPP गलनांक क्वथनांक है सर। नेक्स्ट आयनिक यहाँ पे गलनांक क्वथनांक है। चलिए गलनांक क्वथनांक के बारे में देखते हैं। जो आयनिक यौगिक होता है, आयनिक यौगिक का गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। जो हम लोग को NaCl है, अभी अभी बात कर रहे थे, ठीक है ना, 1000 प्लस इसका क्या है, गलनांक क्वथनांक होता है, जबकि क्वथनांक तो 1600 प्लस है, ठीक है ना। अभी आप लोग को टेबल में देखिए यहाँ पे दिखाए हैं आयनिक का, देखिए ना यहाँ पे इसका गलनांक है 1074 है, क्वथनांक 1600 कितना है, 86 है, बहुत ज़्यादा क्वथनांक है। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं इनके गलनांक क्वथनांक का होते हैं बहुत अधिक होते हैं।
क्योंकि मजबूत, क्यों इनका गलनांक क्वथनांक जो अधिक होने के कारण क्या है, क्योंकि मजबूत अंतराण्विक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। जैसे NaCl जो है यह मजबूत इंटरमोलिकुलर फोर्स से जुड़े होते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, और इसको तोड़ने के लिए ना हाई फोर्स की जरूरी होती है, एक उच्च बल की जरूरी होता है, और उसीलिए उच्च बल के साथ उसे अधिक मात्रा में ऊर्जा की जरूरी पड़ती है, इसीलिए इनका गलनांक क्वथनांक होता है उच्च होता है। नेक्स्ट अगला बात है कि इनकी घुलनशीलता है। वैद्युत संयोजन यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं। जो NaCl जो होता है हम लोग का, यह वैद्युत इलेक्ट्रोलाइसिंग सब्सटेंस है, ठीक है ना। NaCl जो होता है ना इलेक्ट्रोलाइटिंग सब्सटेंस है, जो बोले तो विद्युत धारा से ना NaCl अपघटित हो जाएगा, टूट जाएगा विद्युत धारा से, और जब विद्युत धारा पे अपघटित करने से NaCl टूट जाएगा तो जल में क्या होगा, घुलनशील होगा। किरोसिन पेट्रोल में ना यह अविलय होगा, किरोसिन में नहीं घुल सकता है। ऐसे भी कर सकते हैं कि NaCl जो होता है हम लोग का पोलर बॉन्ड बनाता है, ध्रुवीय बनाता है। अभी ये सब बातें आप लोग को सेकंड ईयर में पढ़नी है, 12th में पढ़नी है, 11 12th में पढ़नी है, तो आप लोग को पोलर नॉन पोलर यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए इतने जानिए कि NaCl जो होता है आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इंटरमोलिकुलर फोर्स से जुड़े होते हैं और वैद्युत अपघटन कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग का होगा ये सर हम लोग को जल के अंदर में घुलनशील होगा। लेकिन जो NaCl जो होता है ना अकार्बनिक है, और यह पेट्रोल हम लोग के कार्बनिक होता है, कार्बनिक विलायकों में विलय नहीं होगा, क्या होगा, अविलय होगा। किरोसिन में भी क्या होगा, अविलय, डीजल में भी क्या होगा, अविलय होगा। यानी कि किरोसिन को ना पेट्रोल में मिलाएंगे तो विलय होगा, क्योंकि किरोसिन भी कार्बनिक है, पेट्रोल भी कार्बनिक है, और दोनों कार्बनिक है तो आपस में मिलेगा। लेकिन हम लोग के NaCl अकार्बनिक प्राणी है, और अकार्बनिक है तो इसीलिए हम लोग को जल के अंदर घुलेगा। लेकिन जल भी हम लोग को क्या होता है, अकार्बनिक होता है, तो अकार्बनिक आपस में घुल जाएगा। लेकिन जल को उठा कर अगर पेट्रोल में डालेंगे तो घुलेगा, नहीं घुलेगा, इनकी विलयता घट जाएगी। ऐसे और भी सारा इसमें कारण होता है, लेकिन वो सब ऊपर लेवल की चीज़ें हैं, यहाँ पे हम लोग को नहीं देखेंगे। देखिए विद्युत चालकता है, यहाँ पे विद्युत चालकता का बात है। कहता किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। कहता जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक जो होते हैं ना विद्युत का चालन नहीं करते हैं। देखो जो NaCl होता है, आपको इसमें बता दें, NaCl जो होता है पूरी तरह से सॉलिड में होगा तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है, और कोई इलेक्ट्रॉन जब फ्री नहीं रहेगा तो हम लोग का कुचालक होता है। यहाँ लिखा है कि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयन की गति संभव नहीं होती है, और जब इसके आयन की गति संभव नहीं होती है इसीलिए आयनिक यौगिक जो होते हैं ना कुचालक होते हैं। लेकिन जब NaCl को जो आयनिक कंपाउंड इसको गलित कर देंगे, गलित अवस्था में ला देंगे तो विद्युत का चालन करेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ना फ्री हो जाते हैं, क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, और वैद्युत आकर्षण बल के कारण ये कमजोर भी पड़ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इसमें स्वतंत्र हो जाता है। आपको देखिए विद्युत चालकता में खाली यही बोलना है कि जो हम लोग का आयनिक होगा, जब ये ठोस रहते हैं तो इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है। जब इसको हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं तो इसके क्रिस्टल में कुछ इलेक्ट्रॉन ना फ्री हो जाते हैं, क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, इसलिए हम लोग को क्या बन जाता है, सुचालक बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे धातुओं की उपलब्धता, ठीक है ना, धातुओं की क्या है सर, उपलब्धता है। धातुओं की उपलब्धता देख रहे थे, ये हम लोग को धातुओं की उपलब्धता। देखिए धातु की उपलब्धता में आपको बता दें कि पृथ्वी की भूप्रपट्टी में धातु का मुख्य स्रोत है। जो पृथ्वी की भूप्रपट्टी है तो भूप्रपट्टी में धातु का क्या है, मुख्य स्रोत है। आप बताइए कि पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी है तो भूप्रपट्टी में ना हम लोग को सबसे ज़्यादा जो धातु होती है, भले सबसे ज़्यादा तत्व जो होता है ऑक्सीजन होता है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में तत्व कौन होता है, ऑक्सीजन होती है। और कितना होता है सर, तो लगभग में 46% होती है, लगभग में 46% होता है। और ऑक्सीजन के फर्स्ट नंबर पे पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है ऑक्सीजन, और दूसरा नंबर पे होता है पृथ्वी की भूप्रपट्टी में दूसरा नंबर पे जो एलिमेंट होता है हम लोग का सिलिकॉन होती है। कितना होती है सिलिकॉन, ये हम लोग को 27% होती है। कितनी होती है, 27% होती है। और तीसरा नंबर पे एल्युमिनियम होता है, क्या होता है, एल्युमिनियम होता है, ये अप्रोक्सीमेटली हम लोग को 13% होती है। कितना होती है, 13% होता है। तो हम लोग को यहाँ पे पृथ्वी पे अगर देखें कि कहता है पृथ्वी की भूप्रपट्टी में धातु का मुख्य स्रोत होता है, और समुद्र जल में सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम के क्लोराइड आदि जैसे कुछ विलय लवण उपस्थित होते हैं। पृथ्वी के भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं
ने वाले तत्वों को हम लोग खनिज कहते हैं। जो हम लोग खनिज जो मिलता है यानी कि पृथ्वी से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। खनिज को हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी से मतलब प्राप्त करते हैं, सरल विधि से प्राप्त किया जाता है, उसको खनिज कहते हैं। और खनिज से ही प्राप्त किया जाता है अयस्क, यानी कि खनिज से सरल और सस्ता विधि द्वारा अयस्क प्राप्त करते हैं। सरल और सस्ता विधि द्वारा क्या करते हैं, अयस्क प्राप्त किया जाता है। और सभी धातुओं के अयस्क भी अलग अलग होते हैं। जैसे लोहा का अयस्क की बात कर ले, ठीक है ना, लोहा का हेमाटाइट हो गया, हेमेटाइट है आपका, ठीक है ना, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है, ये सब लोहा का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क की बात करें तो बॉक्साइड है, कोरंडम है, क्रायोलाइट है, ठीक है ना। आप लोग फार्मूला याद रखिएगा एल्युमिनियम के बॉक्साइड के, क्या होता है Al2O3 और आपका इंटू कितना होता है 2H2O होता है, 2H2O। कोरंडम में खाली Al2O3 होता है। एल्युमिनियम के एक अयस्क के क्रायोलाइट भी होता है, क्या होता है, क्रायोलाइट। उसी प्रकार कॉपर का भी अयस्क है, ठीक है ना, कॉपर पेराइट है, कॉपर ग्लांस है, मेलामाइन है, मेलामाइन होता है। एक कॉपर का क्या होता है, कॉपर पाइराइड भी होता है, कॉपर ग्लांस भी होता है, मेलामाइन होता है। एक कॉपर का प्रमुख अयस्क होता है। बताइए जिंक का अयस्क, ठीक है ना, जिंकाइट हो जाएगा, लेड का हो जाएगा, गेलेना हो जाएगा, मरकरी के क्या हो जाएगा, सिनेबार किसका होता है, पारा का अयस्क होता है, पारा का अयस्क होता है। आप सभी अयस्क उसका फॉर्मूला याद करके एग्जाम में देने के लिए जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सबको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बताते हैं, आप लोग को सिखाते हैं, यहाँ पे समझाते हैं। धातुओं के निष्कर्षण, यहाँ पे धातुओं के निष्कर्षण के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। देखिए धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि सभी धातुओं एक समान क्रियाशील नहीं है, कुछ ज़्यादा क्रियाशील है तो कोई कम क्रियाशील है। और बताइए जो धातु ज़्यादा क्रियाशील होगा, जैसे सिल्वर हो गया, सोना चांदी हो गया, तो कम क्रियाशील है। और जो कम क्रियाशील है प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से मिल जाएगा। जो ज़्यादा क्रियाशील होगा तो किसी से जुड़ा हुआ मिलेगा, किसी से क्या मिलेगा, जुड़ा हुआ मिलेगा। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा है कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं। कहते हैं कुछ धातु भूप्रपटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। क्यों स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि वह क्रियाशील कम होते हैं। और कुछ धातुएं यौगिक रूप में मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे वाली धातुएं जो होती है कम क्रियाशील होती है और स्वतंत्र अवस्था में। जैसे जो लेस देन रिएक्टिव होगा, जैसे सोना कम क्रियाशील है, आपका चांदी कम क्रियाशील है, प्लेटेनियम है, कॉपर, ये सब कम क्रियाशील है, तो ये सबका मिलेगा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा। और जबकि कॉपर सिल्वर अपने सल्फाइड ऑक्साइड अयस्क के रूप में भी पाए जाते हैं। और जो ज़्यादा क्रियाशील होगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है, तो कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा। कभी भी यहाँ लिखा है कि स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती हैं। और जो जिंक है, आपका आयरन है, लेड है, इनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम गति से होती है। तो भूप्रपटी में मुख्यतः ऑक्साइड और सल्फाइड कार्बोनेट के रूप में ये सब हम लोग को मिलते हैं। तो हम लोग के जो अयस्क होते हैं सल्फाइड के रूप में रहते हैं, कार्बोनेट के रूप में रहते हैं, ऑक्साइड के रूप में रहते हैं, ठीक है ना, कार्बोनेट के रूप में रहते हैं, ऑक्साइड के रूप में रहते हैं, ठीक है ना। सल्फाइड है और कार्बोनेट है, ऑक्साइड के रूप में हम लोग का अयस्क पाए जाते हैं। और जो बिल्कुल मतलब कम क्रियाशील है, जैसे सोना हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटेनियम हो गया, कॉपर होगा, वो सब स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। यहाँ पे धातुओं की, ठीक है ना, देखिए अयस्कों का यहाँ पे आ जाइए कि अयस्कों का समृद्धिकरण कैसे करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे समृद्धिकरण करने के लिए यहाँ पे बातें यहाँ पे बताया गया है कि पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत जैसी कुछ अशुद्धियाँ होती है जिन्हें हम गैंग कहते हैं। गैंग क्या होता है, जिसमें अनेक प्रकार की अशुद्धि होती है, अनेक प्रकार के धूल कण अशुद्धि होता है, उसी को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, मैट्रिक्स कहा जाता है। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अयस्क में अशुद्धियों को क्या किया जाता है, हटाना होता है। और गैंग को हटाने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैंग जब हटा देते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं धातुमल कहते हैं। जो धातुमल जो होता है ना वो बाहर निकलता है, सलाइक, उसको इंग्लिश में सलाइक कहते हैं। धातुमल को क्या कहते हैं बाबू, सलाइक। यानी कि अयस्क से अशुद्धि को बाहर निकालना ही सलाइक कहलाता है। और जो अयस्क के अंतर्गत धूल कण होती है उसको हम लोग गैंग कहते हैं, क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, या मैट्रिक्स के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हम लोग का, देखिए यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है तो हम लोग को हमेशा किसी से जुड़ा हुआ अवस्था में मिलेगा। और कम रिएक्टिव जो होता है सोना, प्लेटेनियम जो होता है, ये सब सिल्वर है, सिल्वर और आपका गोल्ड है, ये प्राकृतिक अवस्था में, मुक्त अवस्था में पाया जाएगा क्योंकि कम लेस देन रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए अयस्क हो गया, अयस्क का सांद्रण, अयस्क का शुद्धिकरण क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाती है।
तो अयस्क हो गया। अयस्क का में अनेक प्रकार के अशुद्ध अयस्क होते क्या है, तो खनिज से सरल और सस्ता विधि द्वारा धातु प्राप्त करना ही कहलाता है अयस्क, ठीक ना। खनिज से सरल सस्ता विधि द्वारा धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया अयस्क कहलाती है। और इसमें ना अयस्क के अंतर्गत उच्च अभिक्रियाशील धातु होते हैं, मध्यम अभिक्रियाशील धातु होते हैं, निम्न अभिक्रियाशील धातु होते हैं। उच्च अभिक्रियाशील वाला धातु जो होता है गलित धातु विद्युत अपघटन करके उसमें शुद्ध धातु को प्राप्त कर लेते हैं। जो मध्यमशील अभिक्रियाशील धातु होते हैं वो कार्बोनेट अयस्क के रूप में होंगे, प्लस में सल्फाइड अयस्क के रूप में होंगे। और जो हम लोग के कार्बोनेट के फॉर्म में होगा उसको निस्तापन करेंगे। वो निस्तापन जो होता है ना वायु की अनुपस्थिति में होता है, और वायु की अनुपस्थिति में होता है, प्लस में कार्बोनेट फॉर्म में होता है, और इसे धातु को ऑक्साइड में बदलेंगे। जो सल्फाइड अयस्क में होगा उसे भर्जन करेंगे या उसे जारण करेंगे, या धातु को ऑक्साइड में बदलेंगे तब उसे अपचयन करेंगे। क्या करेंगे? अपचयन में अपचयन में होता क्या था, कार्बन से विक्रिया होती है, कोक से विक्रिया होती है, तब वहाँ से धातु प्राप्त करते हैं। और लास्ट स्टेप होता है निम्न अभिक्रियाशील धातु होते हैं जो सल्फाइड अयस्क के रूप में होते हैं, उसका भर्जन करके धातु प्राप्त कर लेते हैं, और तब उसका शुद्धिकरण कर लिया जाता है। क्या किया जाता है? शुद्धिकरण किया जाता है। अंत में हम लोग को धातुओं का ना शोधन करना ही होता है। क्या होता है? शोधन करना होता है। बताइए, थोड़ा सा एक बात और चलते हैं। निस्तापन में धातु के कार्बोनेट अयस्क को शुद्धिकरण करते हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में धातु के ऑक्साइड में बदलते हैं, जबकि भर्जन में धातु के सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में धातु को ऑक्साइड में क्या किया जाता है? बदला जाता है। नेक्स्ट है सक्रियता श्रेणी है। सक्रियता श्रेणी से नीचे वाली धातु का निष्कर्षण है, ठीक है ना। सक्रियता श्रेणी से नीचे वाली धातु काफी अनअभिक्रियाशील होती है। इन धातु को ऑक्साइड न केवल गर्म कर देने से धातु प्राप्त हो जाती है। जैसे यहाँ पे सीने बार है, ठीक है ना। सीने बार को केवल हम गर्म, यहाँ पे सल्फाइड अयस्क के ग्रुप में सीने बार है, जब इसको गर्म कर देंगे तो धातु, अच्छा किस विधि से गर्म करें तो भर्जन करेंगे, इसको क्या करेंगे? भर्जन या जारण करेंगे तो धातु को ऑक्साइड में कहा जाए परिवर्तित हो जाएगा। जैसे यहाँ सल्फाइड अयस्क है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको हीट करेंगे तो धातु को ऑक्साइड आएगा, और धातु को ऑक्साइड को पुनः क्या करेंगे? कोक के साथ गर्म कर देंगे तो यहाँ पे हम लोग को कॉपर मिल जाएगी। क्या मिले? सॉरी सर, यहाँ पे पारा मिल जाएगी। क्या मिलेगी? पारा मिल जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पे कॉपर सल्फाइड में कॉपर धातु को भी प्राप्त कर लेते हैं। कॉपर सल्फाइड हम लोग को सल्फाइड अयस्क है तो भर्जन करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भर्जन करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड है, फिर कॉपर ऑक्साइड को कॉपर सल्फाइड से विक्रिया करेंगे तो यहाँ कॉपर प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट अगला स्लाइड है यहाँ पे हम लोग का, अगला स्लाइड है, ठीक है ना। सक्रियता श्रेणी के माध्यम में स्थित धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं के निष्कर्षण के बहुत सारा विधि होता है, जैसे आपका फेन पलावन विधि हो जाएगा, झाग पलावन विधि हो जाएगा, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि हो जाएगा, निचालन विधि है। आप लोग सारे विधि को पढ़ लीजिएगा। यहाँ एनसीईआरटी में उतना पूरा डिटेल से नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। आपको याद है ना, झाग पलावन विधि में धातु के सल्फाइड अयस्क को करते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में वैसे धातु को करते हैं। जो हम लोग के जो शुद्ध धातु होता है क्या होता है सर? भारी होती है, अशुद्धियाँ हम लोग के क्या होती हैं? हल्की होती है, तो पीछे छूट जाती हैं। और नेक्स्ट सर, ठीक ना। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे निस्तापन के बारे में देखते हैं। जो हम लोग को निस्तापन होता है जिसे कैल्सिनेशन कहते हैं, और कैल्सिनेशन में धातु के कार्बोनेट अयस्क होते हैं और इसको हम लोग गर्म करते हैं तो धातु का ऑक्साइड प्राप्त होती है। और जबकि हम लोग के जो भर्जन होता है जिसे जारण कहते हैं, तो इस भर्जन के अंतर्गत में धातु के सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है तो धातु को ऑक्साइड प्राप्त होती थी। इसको हम लोग भर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भर्जन। तो भर्जन में धातु के सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में और जब गर्म किया जाता है तो धातु को ऑक्साइड बनती है, जबकि धातु के कार्बोनेट अयस्क जो होते हैं, धातु के कार्बोनेट जो होते हैं, इसको निस्तापन प्रक्रिया होती है। क्या होती है? निस्तापन। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि धातु के सल्फाइड को किस विधि में हम लोग धातु को ऑक्साइड में बदलते हैं? तो भर्जन में। जबकि धातु के कार्बोनेट को निस्तापन विधि द्वारा केवल बिना ऑक्सीजन को अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। और जब जैसी धातु को ऑक्साइड यहाँ पे बन जाएगा, चाहे वो भर्जन से बने चाहे निस्तापन से बने, पुनः उसे कोक के साथ गर्म करेंगे। कार्बन क्या हो? कोक होता है। कोक के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पे धातु क्या होती है? प्राप्त हो जाती है। धातु क्या होती है? प्राप्त हो जाती है। धातु हम लोग के यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। इसको हम लोग कोक के साथ गर्म करना क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन प्रोसेस कहते हैं, अपचयन प्रक्रिया बोलते हैं। कहता है कार्बन जैसे कोयला का उपयोग कर धातु को ऑक्साइड, कार्बन कोयला बोले तो कार्बन जिसे कोक बोलते हैं, इसको अपचयन करके, ठीक है ना, वहाँ से अशुद्धि को क्या करते हैं? विस्थापित कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जो होती हैं ना, जैसे सोडियम है, कैल्शियम, एल्युमिनियम हो गया, आदि का अपचयन के रूप में ही प्रयोग करते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि अपचयन के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है?
तो जैसे अपचयन में प्रयोग होने वाले धातु में जैसे होते हैं सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम को अपचायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, इसलिए इनको अपचायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अपचायक के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे जैसे बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्युमिनियम चूर्ण के साथ गर्म कर दे, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड है और एल्युमिनियम चूर्ण से गर्म करेंगे तो यहाँ पे मैग्नीज प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीज ज़्यादा रिएक्टिव है और ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसको अपचयन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। किस प्रकार कार्बन को अपचयन के रूप में प्रयोग किए थे, उसी प्रकार यहाँ पे एल्युमिनियम को अपचयन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, ठीक ना, यहाँ पे लिखा है कि क्या आप उन पदार्थों को पहचान कर सकते हैं जिनका ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है या विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी। जो विस्थापन अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी होती है, क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्मा की मात्रा अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है, क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है, गलित अवस्था में प्राप्त होता है। वास्तव में आयरन के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग जो होती है, रेल पटरियों और मशीन के पूर्व दरारों को जोड़ने में किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। थर्मिट अभिक्रिया एग्जाम में दे सकता है। देखिए यहाँ रिएक्शन भी है कि जैसे आयरन का ऑक्साइड है, आयरन के ऑक्साइड को एल्युमिनियम से अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे एल्युमिनियम प्राप्त होगा और इसको रेल के पटरी में और मशीन के पुर्जों के दरारों को जोड़ने में किया जाता है और इस प्रकार के जो अभिक्रिया होगा उसे थर्मिट अभिक्रिया बोलते हैं। क्या कहते हैं, थर्मिट रिएक्शन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट अगला स्लाइड है यहाँ पे हम लोग का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर के धातु जो हैं उनका निष्कर्षण कैसे होता है, ठीक है ना। उनका निष्कर्षण हम लोग कैसे करते हैं जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर के धातु हैं। देखिए अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है और इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके इनके यौगिक प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए है कि कार्बन के द्वारा जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन करके उन्हें धातु में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जो ज़्यादा क्रियाशील धातु होते हैं, जो ठीक ना, जिनको क्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर है, तो उनको डायरेक्ट कार्बन से अपचयन करके, ठीक ना, कार्बन से अपचयन करके उनको धातु का ऑक्साइड नहीं, उनको हम लोग धातु नहीं प्राप्त कर सकते। एग्जाम में पूछ सकता है कि किनका अपचयन नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग को ये बातें बताएं कि जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं जैसे आपका सोडियम है सर, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम आदि के ऑक्साइड को अपचयन करके उनको हम लोग धातु को ऑक्साइड में नहीं बदल सकते हैं। अपचयन करके उसको धातु को ऑक्साइड में हम लोग नहीं बदल सकते, ठीक है ना। अपचयन करके उसे धातु को ऑक्साइड में नहीं बदला जा सकता है, परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। एग्जाम में दे सकता है कि कौन से ऐसे धातु हैं जिनका अपचयन के द्वारा उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं होता है, तो वह है सोडियम। सोडियम का अपचयन नहीं होता है क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम का अपचयन नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे सकता है इन सब का अपचयन नहीं होने वाला ये सब एलिमेंट है, इनका अपचयन नहीं हो सकता है क्योंकि ज़्यादा क्रियाशील है। इन धातुओं की जो बंधुता होती है, जो बंधन होता है, कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होता है और इन धातुओं को विद्युत अपघटनी कैसे करते हैं सर, इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसे विद्युत अपघटनी विधि से प्राप्त करते हैं, विद्युत अपघटनी विधि से अपचयन कराते हैं, डायरेक्टली अपचयन नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सोडियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है और इन पर निक्षेपित हो जाता है। धातु जो होते हैं ना उस पर निक्षेपित हो जाते हैं, उन्हें एनोड पर क्लोरीन जो होती है मुक्त हो जाती है। जैसे हम सोडियम है तो सोडियम हम लोग के कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगा, क्लोरीन आपका एनोड पर निक्षेपित हो जाती है। इस प्रकार हम लोग विद्युत अपघटनी द्वारा अपचयन करते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार एल्युमिनियम का ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन से ही एल्युमिनियम के धातु को प्राप्त करते हैं। बहुत VVI क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम पूछेगा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को किस प्रकार से एल्युमिनियम ऑक्साइड से एल्युमिनियम कैसे प्राप्त किया जाता है, तब विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्युमिनियम के ऑक्साइड से एल्युमिनियम के ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन से एल्युमिनियम को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। एल्युमिनियम को भी करेंगे, एक अलावा हम लोग किसको किसको करेंगे, एल्युमिनियम के अलावा करेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सबको हम लोग करेंगे विद्युत अपघटनी विधि द्वारा अपचयन करेंगे, डायरेक्टली कार्बन से अपचयन नहीं करेंगे। धातुओं का यहाँ पे है परिष्करण है, शोधन है। क्या है, धातुओं का परिष्करण है, शोधन है।
देखिए अपचयन प्रक्रम से प्राप्त जो अपचयन प्रक्रम से जो धातु जो है पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। अपचयन से जो धातु मिलता है पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है, इनमें कुछ अपद्रव्य होते हैं, अशुद्धियाँ होती हैं और इन्हें हटाकर ही शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि जो है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है। आपके परीक्षा में देखिए यहाँ पे पूछ लेगा कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में किस किस का शोधन होता है। तो इस विधि में कॉपर का, जिंक का, टीन का, निकेल का, सिल्वर का, गोल्ड का आदि जैसे धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटनी द्वारा किया जाता है। आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा सर, इन सभी धातुओं को ना विद्युत अपघटनी विधि से शुद्ध किया जाता है। कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड इस सबको किससे शुद्ध करते हैं? तो विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि से इसको शुद्ध करते हैं। विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि से इसको शुद्ध किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु जो होते हैं ना एनोड पर जमा होते हैं। अशुद्ध धातु की पतली परत को क्या कहते हैं? कैथोड पे जमा होता है। एग्जाम में पूछ लेगा कि विद्युत अपघटनी सेल में जो शुद्ध धातु होता है किस पे जमा होता है? शुद्ध कैथोड पे, जबकि अशुद्ध किस पर जमा होते हैं? एनोड पे जमा होता है। धातु नेक्स्ट है, आगे है कि धातु के लवण के विलयन का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। जो धातु के जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है ना, फिगर में यहाँ पे बनाया हुआ है कि यहाँ पे जैसे कॉपर, एगो कॉपर धातु का है, यहाँ पे कैथोड, एगो यहाँ पे एनोड लिए हैं। तो यह घोल कैसा लेंगे? यहाँ पे घोल भी लेंगे कॉपर सल्फेट का। जब कॉपर का शोधन करेंगे तो इसके घोल होगा कॉपर सल्फेट का। जब यहाँ पे मान के चलिए जिंक का शोधन करेंगे तो घोल हम लेंगे कैसा? जिंक सल्फेट का घोल लेंगे। जैसा धातु वैसा ही हम लोग को घोल भी लेना है, ठीक है ना। वैसा ही हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे घोल का भी प्रयोग करना है। तो यहाँ पे धातु के लवण विलयन का भी प्रयोग किया जाता है। धातु के इसमें लवण विलयन का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। धातु के लवण विलयन का प्रयोग करते हैं। विद्युत 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 अपघट्य से धारा प्रवाहित की जाती है और एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है और इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु जो होता है ना वैद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है और विलय जो होती है ना अशुद्धियाँ विलयन में चली जाती है और अविलय अशुद्धियाँ जो होते हैं एनोड के तली पर निक्षेपित हो जाती है। जैसे एनोड के ऊपर ना अशुद्ध प्राप्त होता है, उसी को हम लोग एनोड पंख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड पंख के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे संक्षारण के बारे में। संक्षारण होता है कि धातु को जब खुली हवा में छोड़ देते हैं तो उसकी ऊपरी सतह क्या होती है? वो रेड कलर के या ब्राउन कलर का परत जम जाती है और उसको जंग कहते हैं। और जंग लगता है तो धातु का क्या होता है? धातु का जो भार होती है सर, धातु का भार होता है बढ़ जाता है, भार बढ़ जाता है तो घनत्व भी क्या होता है? डेंसिटी भी क्या होती है? जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है वो भी हम लोग का बढ़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग के जो लोहा का प्लेट होगा संक्षारित होना चालू होगा, धातु के प्लेट संक्षारित होगा तो उसमें क्या होगा? वो संक्षारण होगा तो उसका द्रव्यमान घटेगा और घनत्व भी क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब थोड़ा सा ही क्लास बाकी है, बाकी सब खत्म ही हो गया है, बस थोड़ा सा बस और 2 स्लाइड रह गया है बस 5 मिनट और लगेगा। देखिए आप यहाँ पे परिभाषा देना है, ठीक ना। जैसे खनिज का परिभाषा देना है। खनिज जो होती है ना पृथ्वी से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं सारे के सारे खनिज कहलाते हैं। और खनिज से सरल सस्ता विधि से अयस्क प्राप्त किया जाता है। गैंग जो होता है खनिजों में अशुद्धियाँ होती है, धूल कण, यानी कि अयस्क में जो धूल कण बालू होता है उसी को हम लोग गैंग कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि 2 धातुओं का नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में होती है। तो हो गया आप लोग का गोल्ड हो गया, प्लस में प्लेटिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ठीक ना, नहीं सॉरी सर कॉपर नहीं सिल्वर हो गया, ये सब मुक्त अवस्था में पाई जाती है। आपको सही एग्जाम्पल है, ठीक ना, गोल्ड और प्लेटिनियम दीजिएगा। सिल्वर तो कभी कभी संयुक्त अवस्था में मिल भी जाता है लेकिन गोल्ड प्लेटिनियम बिल्कुल नहीं। फिर आगे पूछा है कि धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का प्रयोग करते हैं? तो अपचयन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अपचयन। जो ज़्यादा क्रियाशील होगा तो उसको डायरेक्ट अपचयन नहीं करेंगे, उसे क्या करेंगे? उसे विद्युत परिष्करण करेंगे, यानी कि विद्युत अपचयन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अभी बता रहे थे पीछे के स्लाइड में विद्युत अपचयन का प्रयोग करते हैं ज़्यादा मतलब क्रियाशील धातुओं के लिए, जबकि जो कम क्रियाशील होगा उसको डायरेक्ट अपचयन कर सकते हैं, कार्बन कोक के साथ अभिक्रिया करके धातु को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्रकी पदार्थ चढ़ जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम लोग जंग कहते हैं। और जंग लगता है तो धातु के द्रव्यमान घनत्व बढ़ता है, लेकिन संक्षारण होता है द्रव्यमान और घनत्व क्या होती है? घटती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे संक्षारण से सुरक्षा के बारे में बात किया है कि संक्षारण से सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? तो पेंट करेंगे, तेल लगाएंगे, ग्रीज लगाएंगे, एसद लेपन करेंगे। ये सब हम लोग क्या करते हैं? धातु के सतह पर करते हैं। जैसे एनोडीकरण भी करते हैं। लोहे पर जंग से बचाने के लिए एनोडीकरण किया जाता है।
ये सब जंग से सुरक्षा रखने की क्या है, सब उपाय है, क्या है, उपाय है, ठीक ना। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यसद लेपन में जस्ते धातु की परत का की जाती है, चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट अगला स्लाइड है, इसके बाद और हम लोग को 1 या 2 स्लाइड बचा है, बस थोड़ा सा ही बात रह गई है। देखिए, लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, ठीक ना, लोहे देखिए, लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पे जस्ते की पतली परत को चढ़ाते हैं और इसी को यशद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं। यशद लेपन में ना लोहे के परत पे क्या करते हैं, जस्ता की परत को चढ़ा देते हैं और जस्ते की परत न नष्ट होने से उसको क्या करता है, बचाता है। और यशद लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। और इसका कारण आप बता सकते हैं, धातु में गुण धर्म को बेहतर बनाने के लिए तथा इस विधि को इच्छा अनुसार धातुओं के अत्यंत गुण धर्म प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे लोहा का उपयोग, देखिए लोहा का जो उपयोग होता है, अनेक प्रकार के वस्तु औजारें बनाई जाती है, लेकिन कभी कभी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसा क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत ही नर्म होता है और गर्म करने पर वह सुगमता पूर्वक खींच जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग के कार्बन जो होती है ना 0.05% होती है। कितनी होती है, 0.05% होती है। प्लस में यहाँ पर कह सकते हैं कि हम लोग का लोहा जो होता है कठोर और प्रबल भी होता है। लोहा के साथ निकेल क्रोमियम मिला करके स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, इस्पात बनाते हैं, ठीक ना। जब लोहा के साथ में क्या मिलाते हैं सर, लोहा के साथ में हम मिलाते हैं यहाँ पे निकेल मिलाते हैं, क्रोमियम मिलाते हैं, तो स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होती है जो कठोरता होता है और इसमें जंग कभी नहीं लगता है। स्टेनलेस इस्पात में जंग नहीं लगता है। लोहे के साथ अन्य पदार्थों को भी, ठीक ना, अन्य पदार्थों को भी इसमें क्या किया जाता है, मिलाया जा सकता है। यह पदार्थ धातु और कुछ अधातु भी हो सकते हैं, ठीक ना। और 2 या 2 से अधिक धातु को मिलाकर के मिश्र धातु को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। मिश्र धातु को भी क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है और काफ़ी नर्म होता है। आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होती है। हम लोग भारत में अधिकांशतः ना आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। और 22 कैरेट का मतलब कितना होता है सर, 18 कैरेट का मतलब होता है 75%। का होता है 75% होता है। 22 भाग शुद्ध सोने में 2 भाग जो होता है तांबा मिलाया जाता है। 22 भाग अगर शुद्ध सोना होगा तो 2 भाग उसमें क्या करते हैं, तांबा और चांदी को क्या करते हैं, मिलाते हैं। 18 यानी कि 18 कैरेट सोने का मतलब होता है 75% होती है। क्या होती है, 75% होती है। अमलगम, यहाँ पे देखिए अमलगम जो होती है हम लोग को पारे का, यानी कि देखिए पारद धातु का मिश्र धातु अमलगम होता है। अमलगम जो होता है पारद धातु का मिश्र धातु होता है। शुद्ध धातु की अपेक्षा इसके मिश्र धातु विद्युत का न चालकता, हम लोग के पारा तो होता है कुचालक होता है, लेकिन इसका अमलगम जो होता है विद्युत का चालन करता है। अमलगम क्या करता है सर, विद्युत का चालन करता है। जैसे तांबा जस्ता मिलता है तो हम लोग को क्या बनती, पीतल बनती, क्या बनती, पीतल बनता है। जबकि टीन और कॉपर मिलता है तो हम लोग को कांसा बनती है। और कांसा जो होता है ना कुचालक होता है। कांसा का होता है, कुचालक होता है। लेकिन तांबा का उपयोग विद्युत परिपथ बनाने में किया जाता है। और सीसा टीन का प्रयोग जो होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अभी आप लोगों को पीछे बताए थे, सीसा और टीन का प्रयोग होता है सोल्डर में। क्या होता है, सोल्डर में होती है। सोल्डर इसका गलनांक ना बहुत कम होता है। गलनांक सोल्डर का क्या होता है, सोल्डर का जो गलनांक होती है क्या होती है, बहुत कम होती है। और विद्युत तारों में, ठीक ना, वेल्डिंग प्रक्रिया में भी किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्राचीन भारतीय धातु कर्म चमत्कार है, जिससे 1600 वर्ष पूर्व ही लौह कर्मियों ने दिल्ली के जो हम लोग का जो लौह स्तंभ है, दिल्ली का लौह स्तंभ है, इसका निर्माण किया था। इस पर जंग नहीं लगता है। कुतुब मीनार पर भी हम लोग को जंग नहीं लगता है। यह लौह स्तंभ 8 मीटर ऊंचा है और भार इसका 6 टन है, क्योंकि यह हम लोग के लोहे मतलब स्टेनलेस जो इस्पात है ना, इस्पात से बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का अगला स्लाइड है, हम लोग को इसके बाद और थोड़ी सी स्लाइड रह गई है, बस 2 मिनट के बातें रह गया हम लोग का। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, धात्विक ऑक्साइडों की यहाँ पे तुलना करना है, ठीक है। धात्विक ऑक्साइड की जैसे जिंक ऑक्साइड बात करें तो जो जिंक ऑक्साइड हम लोग का अम्लीय हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा हम लोग को क्षारीय हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड हम लोग को क्षारीय हो जाएगी, कॉपर ऑक्साइड सॉरी सर अम्लीय होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लोग को क्षारीय होगा, बाकी जिंक ऑक्साइड और सॉरी सर कहाँ ध्यान है हम लोग को जो जिंक ऑक्साइड होता है अभी बताए थे पीछे सर, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। क्या होता है, उभयधर्मी। जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होगा हम लोग को, या हम लोग को क्षारीय ऑक्साइड होगी, एस ब्लॉक के एलिमेंट है। जबकि कॉपर ऑक्साइड हम लोग का डी ब्लॉक है, तो अम्लीय ऑक्साइड होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो शुरुआत में जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय, जबकि कॉपर ऑक्साइड होगा हम लोग के अम्लीय होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है कि कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होता है
आसानी से उस पर जंग नहीं लगता हम लोग के, तो गोल्ड, गोल्ड जो है ना इस पर हम लोग को जंग लगता ही नहीं है, आसानी से इसका संचारण नहीं होता है। मिश्र धातु क्या होते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु बनाए जाते हैं। जैसे पीतल हो गया, पीतल में होते हैं कॉपर प्लस में क्या होता है, जिंक होते हैं। कांसा होता है, कांसा हो गया कॉपर प्लस में क्या होता है, टीन होता है, टीन होता है जबकि सोल्डर होता है लेड, लेड प्लस में क्या होता है सर, सीसा होता है। टीन लेड, लेड प्लस में टीन होती है, टीन होता है, और हम लोग का सोल्डर होता है। सोल्डर का गलनांक बहुत कम होती है जबकि प्रतिरोधकता उच्च होती है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ मतलब एनसीईआरटी की चीज़ें हैं जो हम लोग को ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे ध्यान रखने के लिए बातें दिया है कि तत्वों को धातुओं तथा धातुओं में बांटा गया है, ये सब बातें लिखा है। कौन सुचालक है, कौन आघातवर्धक तन्यता होता है, एक क्रम बातें चीज़ें रखा है। सारे हम लोग चैप्टर में देख लिए हैं, यहाँ पे कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो चलिए ले लीजिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट हम लोग लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। लास्ट स्लाइड में यहाँ पर देखिए हैं कि अधातुएं ना ऋणात्मक होती हैं और धातुओं के साथ अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। और अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं। और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय उदासीन होते हैं। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है ना, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आप लोग अब क्वेश्चन यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अभ्यास प्रश्न में क्वेश्चन है हम लोग के, कौन सा विस्थापन अभिक्रिया बताता है। विस्थापन अभिक्रिया में जैसे NaCl है, कॉपर का विस्थापन कभी नहीं हो पाएगा। कॉपर हम लोग को लेस देन रिएक्टिव होता है सोडियम से। यहाँ पे मैग्नीशियम में एल्युमिनियम ना मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड में जो एल्युमिनियम का रिएक्शन है, एल्युमिनियम मैग्नीशियम को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। जबकि सिल्वर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि सिल्वर लेस देन रिएक्टिव होती है। कॉपर यहाँ सिल्वर को डिस्प्लेस नहीं कर देगा, ठीक नहीं कर पाएगा, ठीक ना, तो हम लोग को बी नंबर सही हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में किस विधि को अपनाते हैं। तो इसमें सभी हो जाएगा, ग्रीज लगाएंगे, पेंट लगाएंगे, जिंक की परत चढ़ाएंगे, उपयुक्त में सभी कुछ कर सकते हैं एकरा में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करते हैं, यह यौगिक जल में विलय होते हैं, यह तत्व क्या हो सकता है, तो बताइए ना। कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाले यौगिक बनाता है, तो यह यौगिक जल में क्या होता है, जल में ना विलय होगा। जल और तत्व क्या हो सकता है सर, तो तत्व जो जल में अगर विलय के बाद कह रहा है तो हम लोग का ना कैल्शियम हो जाएगा। क्या होगा, कैल्शियम। क्योंकि कैल्शियम हम लोग को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। और यह कैल्शियम ऑक्साइड को अगर जल में डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी। क्या करेगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों किया जाता है। टीन अपेक्षाकृत जो होता है ना जिंक से क्या होता है सर, महंगा होता है। टीन अपेक्षाकृत जिंक से कम नहीं, टीन अपेक्षाकृत जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है, नहीं, टीन अपेक्षाकृत जिंक से, टीन जो होता है ना जिंक से कम हम लोग को क्या होता है, क्रियाशील होता है। जब कम क्रियाशील है तो इसका रिएक्टिविटी लेस होगा और अभिक्रिया नहीं कर पाएगा और इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगी। तो हम लोग को ये आज के सेशन रही थी, ठीक ना, लगभग में मतलब 1.5 घंटा का क्लास चली गई है। तो आप लोग इसे मतलब शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, तो आप लोग को इसका फ़ायदा आप लोग को मिल ही गई होगी। तो चलिए आप लोग इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप लोग को मिलते हैं। आप लोग बताइएगा कि क्लास आप लोग को कैसे लगा और इस क्लास को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, अगले स्लाइड में आप लोग को।